हमारे टाउन में एक एयरपोर्ट बन रहा था जिस पर डेमोलिशन ऑफिस के स्टाफ घर घर जाकर मेजरमेंट करते हैं ताकि हाउसेस के कंपेंसेशन को लेकर नेगोशिएशन किया जा सके। लेकिन मैं पूरे 3 महीने तक इंतजार करता रहता हूँ, फिर भी कोई भी मेरे दरवाजे पर नॉक नहीं करता है। जिसके बाद मुझे बाद में पता चलता है कि प्लानिंग मैप में मेरी जमीन को जानबूझकर रेड लाइन के बाहर ड्रॉ किया गया था। यह देखकर मैं गुस्से में सीधे मेयर के पास पहुंच जाता हूँ, जिस पर वह मुझे ठंडे अंदाज में कहता है कि प्लान शुरू से ही ऐसा था। यह सुनकर मेरे सारे नेबर्स मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। अब तो तुम्हारा काम खत्म है, तुम जिंदगी भर उस टूटे हुए घर में ही फंसे रहोगे। यह सुनकर भी मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ। इसके बाद मैं अपनी आधी जिंदगी की सेविंग्स निकाल लेता हूँ और साथ ही लोन लेकर किसी तरह 10 मिलियन इकट्ठा करता हूँ। फिर आधे साल बाद वही पुराना घर एक 10 फ्लोर बिल्डिंग में बदल जाता है, जिसके एंट्रेंस पर सिनेक्लाउड होटल का बड़ा साइन लगा होता है, जिस पर नॉन सी कस्टमर्स नॉट अलाउड लिखा हुआ बोर्ड पूरे एयरपोर्ट के आसपास की सबसे ज्यादा अटेंशन खींचने वाली चीज बन जाता है। जब एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की खबर फैलती है तब हमारा अर्निंग टाउन नाम का प्लेस पहले जैसा शांत नहीं रह पाता है। जिसके बाद कंपेंसेशन और रिसेटलमेंट हाउसिंग टाउन के लोगों के बीच हमेशा चर्चा का टॉपिक बना रहता है। व्हाइट वंस जिन पर डेमोलिशन ऑफिस लिखा हुआ होता है वे टाउन की कच्ची सड़कों पर लगातार आती जाती रहती हैं। वहीं स्टाफ हाथों में टेप मेजर और नोटबुक्स लेकर घर घर जाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और नेगोशिएशन भी करते रहते हैं। मेरा घर टाउन के सबसे ईस्ट साइड में बना हुआ थोड़ा पुराना 2 स्टोरी बिल्डिंग होता है। मेरे पेरेंट्स बहुत पहले गुजर चुके थे, जिसके बाद घर में सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। उस दिन डेमोलिशन ऑफिस की कार मेरे घर के सामने से बिना रुके निकल जाती है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि शायद उन्होंने वेस्ट साइड से मेजरमेंट शुरू किया होगा और अभी मेरी बारी नहीं आई है। इसके बाद सबसे पहले नेबर आंटली डील फाइनल करती है। लोगों का कहना होता है कि उसे काफी बड़ा कंपेंसेशन मिला है, जिस वजह से उसके चेहरे की मुस्कान रुकने का नाम नहीं लेती है। जब भी वह मुझे देखती है तब जोर से पूछती है, ए किंग, तुम्हारे घर की बारी भी जल्दी आने वाली होगी, है ना? यह सुनकर मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ और सिर हिला देता हूँ। पहले महीने के अंदर ही टाउन के ईस्ट वाले रेजिडेंट्स भी एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे टाउन की वॉल्स पर लाल रंग से डेमोलिश्ड लिखा जाने लगता है, लेकिन सिर्फ मेरी वॉल ही डल ग्रे और बिल्कुल साफ बनी रहती है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता हूँ। फिर 2 महीने और गुजर जाते हैं और टाउन की ज्यादातर फैमिलीज वहां से मूव कर चुकी होती हैं। यह देखकर मेरे दिल में एक अशुभ फीलिंग फैलने लगती है। जिसके बाद मैं सीधे टाउन हॉल पहुंचता हूँ और मेयर जोंग डेटन को ढूंढता हूँ। वह उस समय किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही मैं डोर खोलकर अंदर जाता हूँ वह बस इरिटेट होकर अपनी आईलिड्स उठाता है और पूछता है, क्या बात है? जिस पर मैं आगे बढ़कर पूछता हूँ, मेयर जोंग, मैं एयरपोर्ट डेमोलिशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारे घर को अभी तक क्यों छोड़ा गया है? यह सुनकर वह फोन नीचे रखता है, ड्रॉअर से एक बड़ा प्लानिंग मैप निकालता है और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, खुद देख लो। मैं मैप के पास झुककर देखता हूँ और उसी पर मेरा दिल भारी हो जाता है। प्लानिंग मैप में बनी हुई रेड डेमोलिशन लाइन किसी शार्प ब्लेड की तरह बिल्कुल मेरे कोर्टयार्ड वॉल के किनारे से गुजर रही होती है, जबकि मेरा छोटा सा घर उस रेड लाइन के बाहर अकेले छूटे किसी आइलैंड जैसा दिखाई देता है। मैं उस रेड लाइन को घूरते हुए कांपती आवाज में पूछता हूँ, ये क्या है? क्या यहाँ कोई मिस्टेक हुई है? जिस पर जोंग डेटा बर्फ जैसे ठंडे टोन में जवाब देता है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, प्लान शुरू से ऐसा ही सेट किया गया है और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता और फिर पूछ बैठता हूँ, लेकिन पूरे टाउन को डेमोलिश किया जा रहा है, फिर सिर्फ हमारे घर को जानबूझकर बाहर क्यों रखा गया? यह सुनकर जोंग डेटा की आवाज अचानक तेज हो जाती है और उसमें एक ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी साफ महसूस होती है। वह कहता है, मैंने कहा ना, ये ऊपर के एक्सपर्ट्स का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम अब वापस जाओ। इतना कहने के बाद वह सीधे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर कदम रखता हूँ तभी मेरी मुलाकात आंटली से होती है, जो मूवर्स को डायरेक्शन देते हुए अपना फर्नीचर ट्रक में लोड करवा रही होती है। मुझे टूटा हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सेटिस्फैक्शन दिखाई देता है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए पूछती है, आकिंग, पूछने गए थे? यह सुनकर भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरी साइलेंस देखकर वह होंठ मोड़ते हुए कहती है, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी लोकेशन बहुत ऑकवर्ड जगह पर है। एयरपोर्ट बन रहा है और तुम्हारा घर बस एज पर पड़ता है, इतना भी रास्ते में नहीं आता कि उसे डेमोलिश करके कंपेंसेशन दिया जाए। तभी दूसरा नेबर भी वहां आ जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो बढ़िया है, पूरे टाउन में सिर्फ तुम्हारा फैमिली ही इस टूटे हुए घर में जिंदगी भर फंसा रहेगा। चारों तरफ एयरपोर्ट होगा और एयरप्लेन्स का नॉइजेस तुम्हें पागल कर देगा। यह सुनकर एंट ली और जोर से हंसने लगती है और कहती है, सही कहा, जब हम सब सिटी के नए अपार्टमेंट्स में रहेंगे तब आकिंग यहाँ एयरप्लेन एग्जॉस्ट सूंघता रहेगा। उनकी कड़वी हंसी मेरे कानों में सुई की तरह चुभती रहती है, लेकिन फिर भी मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करता हूँ। मैं बस धीरे से सिर उठाकर उस छोटे से घर को देखता हूँ जिसमें मैं बड़ा हुआ था। आखिरकार मूविंग ट्रक्स वहां से निकल जाते हैं और मैं खाली सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता हूँ। जिसके बाद मैं अपना फोन निकालता हूँ और एक कॉल करता हूँ। हेलो, मैं एकिंग बोल रहा हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से सुआन की जेंटल आवाज आती है। वह कंफ्यूज होकर पूछती है, आकिंग, अचानक मुझे कॉल कैसे किया? मैं कुछ देर सोचने के बाद कहता हूँ, मुझे लोन के बारे में तुमसे कंसल्ट करना है। सुआन मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, उसने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ा था और अब सिटी के एक बैंक में अकाउंट मैनेजर की जॉब करती है। मेरी बात सुनते ही वह शॉक्ड होकर पूछती है, लोन? आचिंग, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या ना? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने पुराने घर को रेनोवेट करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुआन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह कहती है, रेनोवेट? मैंने सुना है तुम्हारे टाउन में एयरपोर्ट बन रहा है, वहां तो सब डेमोलिश हो रहा है ना? जिस पर मैं उसे पूरी सिचुएशन ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा घर डेमोलिशन जोन में नहीं आता है। कुछ देर तक फोन पर साइलेंस छा जाता है। फिर सुआन हल्के गुस्से में कहती है, ये तो साफ बलिंग है, कोई जोनिंग मैप इतनी परफेक्टली कोइंसिडेंस से तुम्हारे घर को कैसे छोड़ सकता है? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, अब ये कोइंसिडेंस था या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सुआन पूछती है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? क्या सच में उस पुराने घर में ही पड़े रहोगे? मैं विंडो के बाहर खाली जमीन की तरफ देखते हुए एक एक शब्द बोलता हूँ, नहीं, मैं उसे गिराकर दोबारा बनाऊंगा। यह सुनते ही सुआन पूरी तरह साइलेंट हो जाती है। काफी देर बाद वह कहती है, आकिंग, क्या तुम इस फैसले को लेकर श्योर हो? ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जिस पर
पर मैं फॉर्मली जवाब देता हूँ, मैं सब सोच चुका हूँ। फिर वह पूछती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कहता हूँ, मेरे पेरेंट्स की छोड़ी हुई सेविंग्स और पिछले कुछ सालों की कमाई मिलाकर मेरे पास 2 लाख हैं। मैं 3 लाख का लोन लेने की सोच रहा हूँ, जिससे टोटल 5 लाख हो जाएंगे। यह नंबर सुनते ही सुआन फोन पर शॉक्ड होकर सांस खींचती है। 5 लाख? आकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बस एक पर्सनल रेसिडेंस रिबिल्ड कर रहे हो, इतना पैसा क्यों चाहिए? जिस पर मैं दूर बन रहे एयरपोर्ट के मैसिव सिलहूट को देखते हुए कहता हूँ, जो मैं बनाने वाला हूँ वो कोई नॉर्मल हाउस नहीं है। भविष्य में वहाँ एंडलेस बिजनेस ट्रैवलर्स और भीड़ आने वाली है, और मेरा घर एयरपोर्ट के सबसे पास और फ्यूचर का इकलौता प्राइवेट बिल्डिंग होगा। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, नए एयरपोर्ट के बगल में होटल खोलने के फ्यूचर के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? यह सुनकर सुआन तुरंत स्टंडन रह जाती है। वह हमेशा से स्मार्ट रही थी, इसलिए मेरी इंटेंशन तुरंत समझ जाती है। फिर शॉक्ड होकर कहती है, होटल? तुम होटल खोलना चाहते हो? आकिंग, ये बहुत बड़ा स्टेप है। क्या तुम्हें बिजनेस चलाना आता है? क्या तुम्हारे पास कनेक्शंस हैं? इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उसकी चिंता सुनकर मैं उससे वापस पूछता हूँ, ज्यादा रिस्की क्या है? ये करना या फिर उस अनवांटेड टूटे हुए घर को पकड़कर बैठे रहना और एयरप्लेन्स के नॉइजेस के बीच धीरे धीरे उसे सड़ते हुए देखना? मेरी बात सुनकर सुआन चिंता भरे टोन में कहती है, लेकिन 3 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और मॉर्गेज के लिए तुम्हारे पुराने घर की अप्राइसल शायद इनफ भी ना हो। ऊपर से तुम्हारे पास इनकम प्रूफ भी नहीं है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम प्रोफेशनल हो, मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। असल में मुझे भी पता होता है कि मैं उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि यही मेरी फेट बदलने का इकलौता मौका होता है जिसे मैं पकड़ सकता था। जिस पर सुआन लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, आकिंग, तुम पहले जैसे ही हो। जब तक चुप रहते हो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बोलते हो लोगों की जान निकाल देते हो। फिर वह आगे कहती है, ऐसा करो, कल अपने प्रॉपर्टी डीड और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हारी फाइल्स चेक करके देखती हूँ कि हम कौन कौन से चैनल्स यूज कर सकते हैं। जिस पर सुआन आगे कहती है, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। यह सुनकर मैं ग्रेटफुल होकर कहता हूँ, थैंक यू। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए सुआन मजाक में कहती है, अभी से थैंक यू मत बोलो, जब तुम्हारा होटल खुल जाए तब मुझे लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रेसिडेंशियल सूट दे देना। जिस पर मैं बेहद सीरियस होकर जवाब देता हूँ, ठीक है, डील पक्की। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपनी सारी उम्मीदों को लेकर सिटी जाने वाली पहली बस पकड़ लेता हूँ। जैसे ही हमारी मुलाकात होती है, सुआन तुरंत मेरे डॉक्यूमेंट्स पर काम शुरू कर देती है। वह लगातार कुछ लिखती रहती है, काउंटलेस फोन कॉल्स करती है और मुझे कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लेकर जाती है। जब बैंक के रिव्यूअर्स मेरे प्रॉपर्टी डीड को रेड लाइन के बाहर लटका हुआ देखते हैं, तब उनके चेहरे डिसबिलीफ से भर जाते हैं। उनकी नजरों में एयरपोर्ट से घिरे हुए एक आइसोलेटेड आइलैंड को लोन देना बेहद रिस्की और एब्सर्ड लगता है, जिस वजह से मैं बार बार अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करता रहता हूँ। लेकिन मेरे काम और थोड़ा इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को देखकर उनकी आंखों में सिर्फ डाउट ही दिखाई देता है। उस दौरान कई बार ऐसा मोमेंट आता है जब मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि सुआन हर समय मेरे साथ खड़ी रहती है और लगातार मुझे एनकरेज करती रहती है। वह सिर्फ मेरा बिजनेस प्लान परफेक्ट नहीं करवाती, बल्कि मुझे हैंड टू हैंड ये भी सिखाती है कि बैंकर से कैसे बात करनी है। यहाँ तक कि वह अपने पर्सनल कनेक्शंस भी यूज करती है और ब्रांच लीडर्स को डिनर पर इन्वाइट तक करती है। एक हफ्ते बाद जब मैं लगभग डिस्पेयर में डूब चुका होता हूँ, तभी सुआन का अचानक फोन आता है। दूसरी तरफ उसकी आवाज काफी एग्जॉस्टेड लग रही होती है, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट भी साफ सुनाई देती है। जिस पर वह कहती है, एकिंग हो गया? यह सुनते ही मैं एक्साइटेड होकर पूछता हूँ, सच में? जिस पर सुआन भी एक्साइटेड आवाज में कहती है, हाँ हाँ सच में, 3 लाख एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने बैंक प्रेसिडेंट के सामने तुम्हारे प्रोजेक्ट को इस साल का इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट बताकर कन्विंस किया है। यह सुनकर मैं काफी देर तक फोन पकड़े रहता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। अचानक मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिस पर मैं ग्रेटिट्यूड से भरी आवाज में कहता हूँ, सुआन थैंक यू। यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे साथ इतना फॉर्मल मत बनो। मैं तुरंत कहता हूँ, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगा। लेकिन सुआन हंसते हुए कहती है, डिनर रहने दो, बस जल्दी से अपना होटल बना लो। मैं प्रेसिडेंशियल सूट में स्टे करने का इंतजार कर रही हूँ। कॉल खत्म होने के बाद मैं विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और बाहर शुरू हो चुके मैसिव एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट को देखने लगता हूँ। एक हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, 3 लाख युआन हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उस लंबे जीरो वाले नंबर को देखकर मैं गहरी सांस लेता हूँ। पूरे 5 लाख। यह सिर्फ मेरी पूरी नेटवर्थ नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी की पूरी स्टेक भी थी। जिस पर मैं खुद से कहता हूँ, एकिंग, अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं खुद को फर्मली जवाब देता हूँ, मैं सिर्फ जीत सकता हूँ, हार नहीं सकता। पैसे मिलते ही अगले ही दिन मैं सिटी की सबसे बेस्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म को कांटेक्ट करता हूं और टाउन की सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन टीम को हायर कर लेता हूं। कंस्ट्रक्शन टीम का कैप्टन, जिसका सरनेम जिया होता है, वह काफी ऑनेस्ट आदमी होता है। मेरा पुराना फैमिली हाउस देखकर वह सिर खुजाते हुए पूछता है, आकिंग, क्या तुम सच में इस घर को गिराकर दोबारा बना रहे हो? इसके बाद कैप्टन जियाओ फिर पूछता है, घर गिराने के बाद तुम यहाँ क्या बनाना चाहते हो? देखो, फ्यूचर में यहाँ पूरा एयरपोर्ट बनने वाला है। अगर ऑर्डिनरी हाउस बनाया तो यहाँ रहना कंफर्टेबल नहीं होगा। जिस पर मैं तुरंत ब्लूप्रिंट निकालकर कहता हूँ, अंकल जियाओ, चिंता मत करो, ब्लूप्रिंट पहले से डिजाइन करवाया जा चुका है। कैप्टन जियाओ जैसे ही ब्लूप्रिंट देखता है, उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, 4 फ्लोर्स, बेसमेंट और व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी? तुम यहाँ लिटिल विला बना रहे हो? यह सुनकर मैं काम टोन में जवाब देता हूँ, ये बिल्डिंग एक होटल बनने वाली है। मेरी बात सुनते ही कैप्टन जियाओ और पीछे खड़े वर्कर्स पूरी तरह स्टैंडर्ड रह जाते हैं। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उस समय बैंक स्टाफ के थे। जिस पर कैप्टन जिया डाउटफुल होकर पूछता है, आकिंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इस सुनसान जगह के बीच होटल खोलोगे? मैं दूर धूल भरे मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, फ्यूचर में ये जगह सुनसान नहीं रहने वाली।
देख रहे हो, यही एनिंग टाउन की सबसे लाइवली जगह बनेगी। यह सुनकर कैप्टन जिया कुछ देर साइलेंट हो जाता है। वह पहले मेरी डिटरमिन्ड आंखों को देखता है, फिर काफी देर तक ब्लूप्रिंट को घूरता रहता है। इसके बाद वह दोबारा मेरे घर की लोकेशन की तरफ देखता है और धीरे धीरे उसकी आंखों का नजरिया बदलने लगता है। अचानक वह अपनी थाई पर हाथ मारते हुए एक्साइटेड होकर कहता है, अब समझ आया, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। फिर वह एक्साइटमेंट में आगे कहता है, दूसरों को यह जगह डेड एंड लग सकती है, लेकिन अगर तुमने यहाँ सच में होटल बना लिया तो ये ट्रेजर लैंड बन जाएगी। प्लेन से उतरने वाले लोग थके हुए होंगे, ऐसे में हर कोई सबसे पहले आराम करने की जगह ढूंढेगा और आंख खोलते ही सबसे पहले उन्हें तुम्हारा होटल दिखाई देगा। यह देखकर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है कि अंकल जियाओ ने मेरी आइडिया को इतनी जल्दी समझ लिया। जिस पर मैं पूछता हूँ, अंकल जियाओ, क्या आप ये काम लेना चाहेंगे? यह सुनते ही वह तुरंत अपने चेस्ट पर हाथ मारकर जोर से कहता है, क्यों नहीं लूंगा, इतना इंटरेस्टिंग काम लैंटर्न लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। चिंता मत करो, ब्लूप्रिंट जैसा बना है बिल्कुल वैसा ही बना कर दूंगा और बिल्डिंग को इतना मजबूत बनाऊंगा कि सालों तक खड़ी रहे। जिस दिन बुलडोजर मेरे यार्ड में एंटर करता है उस दिन पूरे एरिया में काफी शोर मच जाता है। जो नेबर्स अभी तक मूव नहीं हुए थे वे भी तमाशा देखने के लिए वहां आ जाते हैं। जब वे लोग मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज से भरे पुराने घर को बुलडोजर के आयरन आर्म के नीचे गिरते हुए देखते हैं तब सब शॉक्ड होकर सांस खींचने लगते हैं। ये एकिंग सच में पागल हो गया है, इतना अच्छा घर ऐसे ही डेमोलिश कर दिया, आखिर करना क्या चाहता है? तभी कोई दूसरा कहता है, सुना है बहुत सारा पैसा लेकर आया है और यहाँ लिटिल विला बनाना चाहता है। यह सुनकर एंटली अपने आर्म्स क्रॉस करके स्नीर करते हुए कहती है, लिटिल विला? मुझे तो लगता है इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है। इतना बड़ा हाउस बनाकर अकेले रहेगा, रात को डर नहीं लगेगा इसे? जिस पर आसपास के लोग भी इको करते हैं, सही कहा, आसपास कोई नेबर भी नहीं होगा, पूरा प्लेस ग्रेवयार्ड जैसा लगेगा। मुझे तो लगता है इसे बस अपनी ईगो बचानी है और खुद मुसीबत बुला रहा है। प्लान के खिलाफ जाकर कभी किसी का अच्छा हुआ है? लेकिन मैं उन सारी बातों को कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूँ। मैं बस मेसी रूइंस के सामने खड़ा होकर वर्कर्स को काम करते हुए देखता रहता हूँ। ज्यादा समय नहीं गुजरता कि यहाँ का शोर टाउन मेयर जोंग डेटा तक पहुंच जाता है। वह अपनी कार की विंडो नीचे करके दूर से मुझे देखने लगता है। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसके पास रोने या रिक्वेस्ट करने नहीं जाऊंगा, बल्कि इतना बड़ा कमिशन खड़ा कर दूंगा। इसके बाद जोंग डेटान कार की विंडो से जोर से चिल्लाता है, जीन आकिंग। जिस पर मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ, क्या बात है? वह सस्पिशियस टोन में पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाउस रिनोवेट कर रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वह तुरंत फिर पूछता है, क्या रेनोवेशन के लिए पूरा हाउस गिराना पड़ता है? तुम रीबिल्डिंग कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स हैं? जिस पर मैं सीधे डॉक्यूमेंट्स निकालकर दिखा देता हूँ। यह देखकर जोंग डेटाइन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे पेपर वर्क इतने कंप्लीट होंगे। उसका चेहरा तुरंत अगली हो जाता है। वह डॉक्यूमेंट्स वापस मेरी तरफ फेंकते हुए डेंजरस टोन में कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एक मेजर प्रोजेक्ट है, अगर तुमने कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट की या इलीगल बिल्डिंग बनाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मैं डॉक्यूमेंट समेटते हुए उसकी आंखों में सीधा देखकर कहता हूँ, चिंता मत कीजिए, मेरा हर काम लॉ के अंदर है। मैं किसी के रास्ते में नहीं आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि कोई मेरे रास्ते में भी नहीं आएगा। शायद जोंग डेटा ने कभी मुझे इतना टफ स्टैंस लेते हुए नहीं देखा था। आखिर में वह जोर से स्नोट करता है, विंडो ऊपर करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। मुझे अच्छी तरह पता होता है कि वह आज मुझे वार्निंग देने आया था और मैं भी उसे टेस्ट कर रहा था। इसके बाद आने वाले दिनों में मैं लगभग हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ही समय बिताता हूँ। धीरे धीरे खाली जमीन पर बिल्डिंग का फ्रेमवर्क खड़ा होने लगता है और हर दिन विजिबल स्पीड से ऊंचा होता जाता है। पहले महीने में फाउंडेशन और बेसमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मेन स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता है और आखिर में जब कंक्रीट से भरा आखिरी ट्रक 4th फ्लोर पर डाला जाता है तब अंकल जिया एक्साइटमेंट में फायर क्रैकर्स जला देता है। मैं न्यूली कंप्लीटेड रूफटॉप पर खड़ा होकर रफ कास्ट फ्लोर से नीचे की जमीन को देखता हूँ। वहीं दूर नजर डालने पर एयरपोर्ट का आउटलाइन भी अब पहले से ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगता है। मेरा होटल और फ्यूचर एयरपोर्ट दोनों एक साइलेंट रेस में लगे हुए होते हैं, जैसे दोनों दुनिया के सामने खुद को पहले प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ठीक उसी दिन जब मैं साइट पर डिजाइनर के साथ एक्सटीरियर वॉल मटेरियल्स डिस्कस कर रहा होता हूँ तभी कई लॉ एनफोर्समेंट व्हीकल्स वहां तेजी से आकर रुकती हैं। कार डोर्स खुलते हैं और उनमें से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यूनिफॉर्म पहने हुए दर्जनों लोग बाहर निकलते हैं। उन सबके आगे एक मिडिल एज्ड आदमी चल रहा होता है, जबकि उसके पीछे जोंग डेटान खड़ा हल्की स्नीर के साथ मुझे देख रहा होता है। वह मिडिल एज्ड आदमी सख्त आवाज में पूछता है, यहाँ का पर्सन इंचार्ज कौन है? जिस पर मैं आगे बढ़कर जवाब देता हूँ, मैं हूँ। फिर मैं उसे अपना आईडी वेव करते हुए देखता हूँ और वह कहता है, हम जॉइंट लॉ एनफोर्समेंट टीम से हैं। हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि यहाँ सीरियस इलीगल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस चल रही हैं, साथ ही मैसिव सेफ्टी हैजर्ड्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है। यह सुनते ही मेरा दिल भारी हो जाता है क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि ट्रबल आखिरकार पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ जोंग डेटा बिना कुछ बोले साइड में खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे की ग्लोटिंग स्माइल सब कुछ साफ बता रही होती है। उनका सामना करते हुए मैं काम टोन में कहता हूँ, हमारे सारे प्रोसीजर्स पूरी तरह लीगल हैं और कंस्ट्रक्शन भी नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है। लेकिन वह मिडिल एज्ड आदमी तुरंत कोल्ड टोन में जवाब देता है, लीगल है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, पूरी जगह थोरोली सर्च करो, हर कॉर्नर चेक करो और कुछ भी मिस मत करना। उसके इतना कहते ही पीछे खड़े लोग तुरंत अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते हैं और पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाते हैं। कुछ लोग फायर सेफ्टी चेक करने लगते हैं, कुछ नॉइज लेवल मेजर करते हैं, कुछ एयर सैंपल्स लेते हैं, जबकि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन लॉग्स पलटने लगते हैं। यह देखकर अंकल जियाओ और वर्कर्स पूरी तरह डम्फाउंडेड रह जाते हैं। वे आगे बढ़कर आर्ग्यू करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें रोक देता हूं, जिस पर मैं धीरे से कहता हूं, उन्हें चेक करने दो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता होता है कि यह सब जोंग डेटा का रिवेंज था और जितना ज्यादा वह ऐसा करेगा उतना ही हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। पूरा आफ्टरनून मेरा कंस्ट्रक्शन साइट लगभग स्टैंड स्टिल पर चला जाता है। इस दौरान लगातार छोटी छोटी निटपिकिंग होती रहती है। यहाँ रिबा स्पेसिंग गलत लग रही है, रूलर लाओ और मेजर करो, तुम्हारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स इनएडिक्वेट हैं, फाइन लगेगा, कैफेटेरिया का हेल्थ परमिट कहाँ है। मैं नोटिस करता हूँ कि जोंग डेटा बार बार उस मिडिल एज्ड आदमी के कान में कुछ व्हिस्पर करता रहता है और फिर दोनों मेरी तरफ मैलिशियस नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन पूरे समय मैं साइलेंस मेंटेन करता हूँ और बस अपने फोन से
उनकी हर मूवमेंट और हर चेहरे को क्लियरली रिकॉर्ड करता रहता हूँ। जब सन सेट होने वाला होता है तब तक वे लोग प्रैक्टिकली पूरे साइट को उलट पुलट चुके होते हैं। आखिर में वे सब इकट्ठा होते हैं और वह मिडिल एज्ड आदमी मजबूरी भरे टोन में कहता है, आज आफ्टरनून की डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बाद आपकी साइट बेसिकली स्टैंडर्ड्स मीट करती है। यह बात वह साफ रिलैक्वांस के साथ बोलता है और यह सुनकर आखिरकार मेरे दिल को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जिस दिन मैंने होटल बनाने का फैसला लिया था उसी दिन से मैंने हर डिटेल को एक्सट्रीम लेवल तक परफेक्ट रखा था। मैंने सबसे बेस्ट सुपरविजन कंपनी हायर की थी और हर बैच मटेरियल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी भी कंपलसरी रखा था। कंस्ट्रक्शन का हर स्टेप स्ट्रिक्टली ब्लूप्रिंट के हिसाब से फॉलो किया गया था। मेरा गोल शुरू से सिर्फ एक फ्लॉलेस स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें कोई भी फॉल्ट ना निकाल सके। यह देखकर जोंग डेटा का चेहरा और अगली हो जाता है। शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जैसा 20s का यंग आदमी इतनी फ्लॉलेसली काम करेगा। लेकिन तभी वह मिडिल एज्ड आदमी अचानक टोन बदलते हुए कहता है, लेकिन क्योंकि आपकी साइट की एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास है, सिचुएशन स्पेशल हो जाती है। इसलिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि आपकी कंस्ट्रक्शन को एक हफ्ते के लिए हल्ट किया जाएगा ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ इंस्पेक्शन हो सके। यह सुनते ही अंकल जियाओ खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में चिल्ला उठता है, किस आधार पर? यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर वर्क हल्ट क्यों होगा? जिस पर वह मिडिल एज्ड आदमी तुरंत सख्त चेहरा बनाकर कहता है, ये ऑन मर्डर है, अगर कंप्लाई नहीं किया तो कंस्ट्रक्शन परमिट रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन उसके ग्रीसी और एरोगेंट चेहरे को देखते हुए मैं कामली कहता हूँ, मेयर जोंग, मेरे पास म्यूनिसिपल हाउसिंग ब्यूरो, फायर डिपार्टमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो के सभी लीडर्स के फोन नंबर्स हैं और मैंने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे मैंने अपने एक दोस्त को भी भेज दिया है। वह प्रोविंशियल मीडिया में काम करता है। इसके बाद मैं उसकी आंखों में देखकर पूछता हूँ, आपको क्या लगता है अगर मैं उन्हें आज आफ्टरनून यहाँ जो कुछ हुआ सब डिटेल में बता दूं तो क्या होगा? फिर मैं शांत आवाज में आगे कहता हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ जो अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए खुद को बचाने के लिए मुझे यही क्लैमी तरीका अपनाना पड़ा। यह सुनते ही उसके चेहरे की स्माइल तुरंत फ्रीज हो जाती है। वह शौक में मुझे घूरने लगता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस ऑर्फन को वह वीक और इजी टारगेट समझता था उसके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है। इसी बीच वह मिडिल एज्ड आदमी भी एटमॉस्फेयर में कुछ गलत फील कर लेता है और जल्दी से मेयर जोंग के पास जाकर पूछता है, अब क्या करें? यह देखकर जोंग डेटा ने मुझे फेयरली ग्लेयर करता है, फिर दांत पीसते हुए कहता है, इन्हें कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने दो। इतना कहने के बाद वह बिना पीछे देखे कार में बैठ जाता है और अपने साथ उन सारे सो कॉल्ड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को लेकर वहां से जल्दी निकल जाता है। उनके जाते ही कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्टेंटली चीयर्स गूंजने लगते हैं। अंकल जियाओ और वर्कर्स सभी मुझे थम्स अप देते हैं और कहते हैं, आकिंग कमाल कर दिया। लेकिन असल में सिर्फ मुझे पता होता है कि मैंने जो अभी कहा था वह आधा सच और आधा झूठ था। मैंने वीडियो तो सच में रिकॉर्ड किया था, लेकिन मीडिया वाला फ्रेंड पूरी तरह फेक था। मैं बस इस बात पर बेट लगा रहा था कि जोंग डेटांग गिल्टी कॉन्शियंस की वजह से चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं होने देगा और मैं वो बेट जीत जाता हूं। लेकिन साथ ही मुझे यह भी पता होता है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जिस पर मैं दूर सिटी लाइट्स को देखते हुए अपना फोन निकालता हूं। हेलो स्वान। फिर मैं हैवी टोन में कहता हूं, मुझे लगता है मैं बहुत बड़े ट्रबल में फंस चुका हूं। स्वान मेरी पूरी बात पेशेंटली सुनती रहती है। आफ्टरनून में जो कुछ हुआ था वह सब सुनने के बाद काफी देर तक साइलेंस छाया रहता है, जिस पर मैं थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता हूं, हेलो स्वान, क्या तुम अभी भी लाइन पर हो? उसकी आवाज काफी टायर्ड लग रही होती है लेकिन साथ ही काम भी। वह धीरे से कहती है, मैं हूं, पहले पैनिक मत करो। जिस पर मैं जवाब देता हूं, मैं पैनिक नहीं कर रहा, मैं बस जानना चाहता हूं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। यह सुनकर स्वान दूसरी तरफ से एनालाइज करते हुए कहती है, अगर तुम उसके टेरिटरी में जाकर सीधे उससे भिड़ोगे तो हमेशा डिसएडवांटेज में रहोगे। हमें अप्रोच बदलनी होगी। मैं तुरंत पूछता हूं, कैसी अप्रोच? जिस पर स्वान कहती है, आर्ट ऑफ वॉर में कहा गया है, बैटल में डायरेक्टली एंगेज करो लेकिन जीत सरप्राइजर से हासिल करो। फिर वह आगे समझाती है, अभी तुम्हारे सारे प्रोसीजर्स लीगल और कंप्लायंट हैं, यही तुम्हारा डायरेक्ट एंगेजमेंट है। जुंग दातिन तुम्हें फॉल्ट्स ढूंढना चाहता है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा, इसलिए वह अंडरहैंडेड टैक्टिक्स यूज कर रहा है। अब हमें ऐसा सरप्राइज अटैक करना होगा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद ना हो। मैं स्वान की एनालिसिस को क्वाइटली सुनता रहता हूं और धीरे धीरे मेरे कैओटिक थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। जिस पर मैं पूछता हूं, ये सरप्राइज अटैक क्या है? स्वान एक एक शब्द पर जोर देते हुए जवाब देती है, अर्निंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इटसेल्फ। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्टंट रह जाता हूं। फिर वह आगे कहती है, तुम्हारे फ्यूचर होटल की कोर कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? उसकी यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और एयरपोर्ट से जीरो डिस्टेंस। इसलिए अब तुम्हें सिर्फ अर्निंग टाउन की इस छोटी सी जमीन तक खुद को लिमिट नहीं रखना चाहिए और ना ही जोंग डेटा जैसे जंपिंग क्लाउन पर फोकस करना चाहिए। वह सीरियस टोन में आगे कहती है, तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लेवल तक उठाना होगा। तुम्हें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट टीम तुम्हें अपना आदमी समझने लगे। स्वान की बातें किसी लाइटनिंग बोल्ट की तरह मेरे दिमाग में गिरती हैं और मेरी आंखों के सामने छाया फॉग इंस्टेंटली क्लियर होने लगता है। आखिरकार मुझे समझ आता है कि जोंग डेटा ने मुझे इतनी रेकलेसली बुली क्यों कर पा रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक वीक आइसोलेटेड इंडिविजुअल था। लेकिन अगर मैं खुद को एयरपोर्ट जैसे मैसिव एंटिटी के साथ टाई कर दूं, तब जोंग डेटा को मुझे छूने से पहले कंसीक्वेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज होकर पूछता हूं, लेकिन मैं खुद को उनसे कनेक्ट कैसे करूं? एयरपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल लेवल का की इनिशिएटिव है, वहां के लीडर्स बहुत हाई रैंकिंग है, मैं तो उनके पास पहुंच भी नहीं सकता। यह सुनकर सुआन हल्का चकल करती है और कहती है, किसने कहा कि तुम्हें सीधे टॉप लीडर्स तक पहुंचना है?
फिर वह पूछती है, ए किंग, क्या तुम अपना सबसे बड़ा एडवांटेज भूल गए? मैं कंफ्यूज होकर पूछता हूँ, मेरा एडवांटेज? जिस पर स्वान जल्दी से एक्सप्लेन करती है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट अभी अन्निंग टाउन की वो अकेली जगह है जहां एयरपोर्ट साइट के अलावा इतने सारे वर्कर्स इकट्ठा हैं। एयरपोर्ट साइट पर हजारों वर्कर्स होंगे, वे अपना खाना कहाँ खाते हैं, अकोमोडेशन कैसे मैनेज करते हैं, डेली स्पेंडिंग कहाँ करते हैं। फिर वह आगे कहती है, जहां तक मुझे पता है कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म करने के लिए वहां क्लोज्ड ऑफ मैनेजमेंट लागू किया गया है। वर्कर्स की जिंदगी काफी बोरिंग और इनकन्वीनियंट हो चुकी होगी और तुम उनके बिल्कुल पास हो। जैसे ही मैं यह सुनता हूँ मुझे तुरंत उसकी बात समझ आ जाती है, जिस पर मैं जल्दी से पूछता हूँ, तुम कहना चाहती हो कि मुझे उनके साथ बिजनेस करना चाहिए? यह सुनकर सुआन की आवाज में एक्साइटमेंट आ जाती है। वह कहती है, सिर्फ बिजनेस नहीं, ये तुम्हारा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में घुसने का सबसे बेस्ट मौका है। तुम अपने करंट साइट का यूज करके टेम्पररी लाइफस्टाइल सर्विस एरिया बना सकते हो, जैसे कन्वीनियंस स्टोर, फूड स्टॉल या ओपन एयर सिनेमा। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एयरपोर्ट वर्कर्स की अर्जेंट नीड्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। फिर वह सीरियस टोन में आगे कहती है, तुम सिर्फ गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे, तुम कन्वीनियंस और केयर प्रोवाइड करोगे, और जब हजारों वर्कर्स तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करने लगेंगे तब सोचो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन लीडर्स तुम्हें कैसे देखेंगे। इसके बाद वह खुद ही जवाब देती है, वे तुम्हें एक विजनरी और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह देखेंगे, ऐसा अलाई जो उनके पीछे की सारी वरीज कम कर सकता है। और फिर वह आखिरी बात कहती है, उस समय तुम्हारा होटल सिर्फ आइसोलेटेड बिल्डिंग नहीं रहेगा, बल्कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का सपोर्टिंग सर्विस सेंटर बन जाएगा। तब क्या तुम्हें लगता है कि जोंग डेटा ने अभी की तरह तुम्हें आसानी से ट्रबल दे पाएगा? जिस पर सुआन आगे कहती है, क्या उसे पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत होगी? यह सुनते ही मैं एक्साइटमेंट में फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ, मेरे हाथ हल्के कांपने लगते हैं और काफी देर तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, सुआन, तुम सच में जीनियस हो। यह सुनकर सुआन हल्का स्माइल करते हुए जवाब देती है, मैं जीनियस नहीं हूँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था। जो इंसान एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होटल बनाने के बारे में सोच सकता है वह कोई फूल नहीं हो सकता। इसके बाद सुआन मुझे रिमाइंड करवाती है, तुम्हें ये सब जितना जल्दी हो सके शुरू करना होगा। जंग डेटा ने अगला मूव करे उससे पहले हमें अपने सरप्राइज ट्रूप्स डिप्लॉय करने होंगे। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? सुआन कहती है, अंकल जियाओ को ढूंढो, उसके पास वर्कर्स भी हैं और स्किल्स भी। टेम्परेरी शेड बनाना और फूड स्टॉल शुरू करना उसके लिए पीस ऑफ केक होगा। फिर वह आगे कहती है, सप्लाईज के लिए तुम सीधे सिटी के होलसेल मार्केट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें अपने कुछ क्लाइंट्स के नंबर्स भेज दूंगी, वे रिलायबल लोग हैं। इसके बाद वह सीरियस टोन में जोड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस है, खाना अफोर्डेबल होना चाहिए और हर चीज क्लीन और हाइजीनिक भी। हमारा गोल ह्यूज प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमें उनका दिल जीतना है। फोन रखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे शरीर की हर सेल फिर से एनर्जी से भर गई हो। पहले की एग्जॉस्शन और कंफ्यूजन पूरी तरह गायब हो जाती है और उसकी जगह अनप्रेसिडेंटेड फाइटिंग स्पिरिट और होप ले लेती है। मैं उसी रात अंकल जियाओ को ढूंढता हूँ और उसे अपना पूरा आइडिया बताता हूँ। मेरी बात सुनते ही वह अपनी थाई पर हाथ मारकर एक्साइटेड होकर कहता है, यह आइडिया तो कमाल का है, मुझे उन एयरपोर्ट वर्कर्स पर काफी समय से तरस आ रहा था। रोज कैफेटेरिया का खाना खाते खाते उनके मुंह का टेस्ट खत्म हो गया होगा। फिर वह हंसते हुए कहता है, चलो फूड स्टॉल लगाते हैं, बियर रखते हैं, स्केवर्स बनाते हैं, वे लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। इसके बाद अंकल जियाओ अपने चेस्ट पर हाथ मारकर मुझे आश्वस्त करता है, आकिंग चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, कल ही मैं लोगों को लेकर तुम्हारे लिए जमीन लेवल करवाता हूँ, 3 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। और सच में अंकल जियाओ की एग्जीक्यूशन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाती है। सिर्फ 3 दिन बाद स्टील पाइप्स और कलर स्टील टाइल्स से बना हुआ एक बड़ा सा रुडिमेंट्री फूड कोर्ट शेप लेने लगता है। मैं उसका नाम गैस स्टेशन रखता हूँ, जिसका मतलब वर्कर्स को फ्यूल देना भी होता है और खुद को भी मोटिवेशन देना। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सीक्रेटली हमें ऑब्जर्व कर रहे थे वे पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम होटल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो टेंट्स और फूड स्टॉल्स तैयार हो रहे थे। जल्द ही गैस स्टेशन ऑफिशियली बिजनेस के लिए ओपन हो जाता है। उस दिन मैं छोटा सा ओपनिंग सेरेमनी भी रखता हूँ। मैं रेड पेपर पर कुछ बड़े कैरेक्टर्स लिखकर एंट्रेंस पर चिपका देता हूँ। ओपनिंग के पहले 3 दिनों तक सभी फूड एंड ड्रिंक्स हाफ प्राइस। इसके बाद मैं अंकल जियाओ के कुछ वर्कर्स को एयरपोर्ट फैक्ट्री साइड एंट्रेंस पर फ्लायर्स बांटने के लिए भेज देता हूँ। शाम होते होते जब आसमान पूरी तरह डार्क भी नहीं हुआ होता तभी एयरपोर्ट साइड पर ऑफ वर्क बेल बजती है, जिसके बाद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वर्कर्स टाइड की तरह गेट से बाहर निकलने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग डस्ट से ढके हुए और पूरी तरह एग्जॉस्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमारी ब्राइटली लिट जगह को देखते हैं और बारबेक्यू व स्टर फ्राई की खुशबू हवा में फैलती हुई महसूस करते हैं, वे सब स्टन्ड रह जाते हैं। कोई क्यूरियस होकर पूछता है, वह जगह क्या है, इतनी लाइवली क्यों लग रही है? दूसरा जवाब देता है, लगता है खाने की जगह है। फिर कोई पूछता है, नाम क्या है इसका? जिस पर जवाब आता है, गैस स्टेशन। इसके बाद कोई एक्साइटेड होकर कहता है, चलो जाकर देखते हैं। हमारा पहला कस्टमर एक काफी यंग लुकिंग लड़का होता है, जिसके चेहरे पर अभी भी चाइल्डिश लुक दिखाई दे रहा होता है। वह हेजिटेंट होकर पूछता है, बॉस यहाँ सच में हाफ राइस है? जिस पर मैं स्माइल करते हुए जवाब देता हूँ, हाँ बिल्कुल सच। वह तुरंत कहता है, तो मुझे ट्वाइस कुक्ड पोर्क ओवर राइस दे दो और साथ में 2 एग्स एक्स्ट्रा। मैं तुरंत खुद किचन में जाकर खाना बनाता हूँ और जल्दी से उसे स्टीमिंग हॉट जनरसली फील्ड राइस सर्व कर देता हूँ। वह यंग वर्कर उस माउंटेन जैसे पोर्क राइस को घूरने लगता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। जल्द ही दूसरा और तीसरा कस्टमर भी आने लगता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरा गैस स्टेशन लोगों से भर जाता है। वर्कर्स ग्रुप्स में बैठते हैं, डिशेस ऑर्डर करते हैं, बियर के केसेस खोलते हैं और पूरे दिन साइट पर दबे हुए इमोशंस, अल्कोहल और गुड फूड के साथ बाहर निकलने लगते हैं। जो जगह पहले कंप्लीटली एम्प्टी और डेड साइलेंट थी, वही अब वाइब्रेंट नॉइज और लाइवली एटमॉस्फेयर से भर उठती है।
उठती है। वहीं अंकल जियाओ और उसके वर्कर्स भी एक टेबल पर बैठे बियर पीते पीते चेहरे तक लाल कर चुके होते हैं और यह मेरे पूरे प्लान का सक्सेसफुल फर्स्ट स्टेप बन जाता है। इसके बाद आने वाले दिनों में गैस स्टेशन का बिजनेस लगातार बूमिंग होने लगता है। धीरे धीरे मेरा गैस स्टेशन एयरपोर्ट वर्कर्स की बोरिंग कंस्ट्रक्शन साइट लाइफ का इकलौता कंफर्ट और पैराडाइजेस बन जाता है। लेकिन एक दिन कुछ लोग अचानक अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही वहां खाना खा रहे वर्कर्स तुरंत फ्राउन करने लगते हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वे ट्रबल क्रिएट करने आए हैं। जिस पर मैं बैक किचन से बाहर आता हूँ, एप्रन उतारता हूँ और कामली पूछता हूँ, क्या खाना चाहेंगे? तभी उनमें से एक आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक एग्रेसिव नजरों से देखता है और पूछता है, तू ही बॉस है? फिर वह स्नीयर करते हुए कहता है, हम यहाँ खाने नहीं आए, हम प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करने आए हैं। इसके बाद वह 5 उंगलियां दिखाते हुए कहता है, अगर रनिंग टाउन में बिजनेस करना है तो हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे, हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेरे कुछ बोलने से पहले ही पास वाली टेबल से एक बर्ली मस्कुलर आदमी अचानक खड़ा हो जाता है। यह आदमी एयरपोर्ट साइट का कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसका नाम जंग होता है, और वह लगभग हर दिन मेरे यहाँ खाने आता रहता है। कॉन्ट्रैक्टर जंग भारी बूमिंग आवाज में पूछता है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? यह सुनकर वह गुंडा उसे साइड ग्लैंस से घूरते हुए डिसइनफुल्ली कहता है, तू कौन है? यह एडल्ट्स का मैटर है, बच्चे बीच में ना बोले, नहीं तो तुम्हें भी निपटा देंगे। यह सुनते ही कॉन्ट्रैक्टर जंग हंस पड़ता है। वह कुछ नहीं कहता, बस टेबल से एम्प्टी बियर बॉटल उठाता है और कैजुअली हाथ से स्क्वीज करता है। अगले ही पल क्रैक की आवाज आती है और ग्लास बॉटल उसके हाथ में चकनाचूर हो जाती है। यह देखकर वह गुंडा और उसके लेकीज तुरंत डर जाते हैं और तभी चारों तरफ से डजन्स मसलर वर्कर्स खड़े होने लगते हैं। कुछ बियर बॉटल्स उठाते हैं, कुछ स्टूल्स पकड़ लेते हैं। वे एक शब्द भी नहीं बोलते, लेकिन साइलेंटली जोंग और उसके लोगों को सराउंड कर लेते हैं। ये वर्कर्स अलग अलग प्लेसेस से आए हुए लोग होते हैं जो सालों से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मेहनत करते रहते हैं। भले ही वे ज्यादा एजुकेटेड ना हो, लेकिन उनके अंदर सबसे जेन्युइन ब्रदरहुड मौजूद होती है। और क्योंकि मैंने उन्हें गुड और अफोर्डेबल फूड दिया था, इसलिए वे नेचुरली मेरे लिए स्टैंड लेने को तैयार हो गए थे। वहीं जोंग और उसका गैंग, जो हमेशा सिर्फ ऑनेस्ट टाउन पीपल को बलि करता आया था, उसने पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। जिस पर जोंग डर छिपाते हुए जोर से चिल्लाता है, क्या क्या करना चाहते हो तुम लोग? सुन लो, मेरा अंकल जंग डेटा है। यह सुनकर कॉन्ट्रैक्टर जिंग डिस्नेफुली थूकता है और कहता है, जंग डेटाउन तुम्हारा अंकल है तो तुम्हारा बाप कौन है? जेड एम्परर। फिर वह कोल्ड टोन में कहता है, मार खाने से पहले यहां से निकल जाओ। जंग अभी भी कुछ हार्श वर्ड्स बोलना चाहता था, लेकिन आसपास लगातार बढ़ती क्राउड को देखकर उसका करेज पूरी तरह टूट जाता है, जिस पर वह अपने लेकीज के साथ जल्दी से पीछे हटता है और चिल्लाता है, चलो यहां से। अगले ही पल पूरे क्राउड में जोरदार लाफ्टर गूंज उठती है। मैं जोंग और उसके लोगों की पैथिक रिट्रीटिंग फिगर्स को देखता हूं, फिर उन वर्कर्स की तरफ नजर डालता हूं जिन्होंने बिना कहे मेरे लिए स्टैंड लिया था। उसी पल मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ जाती है, जिस पर मैं आगे बढ़कर फोरमैन जंग को डीप बोंग करता हूं और कहता हूं, ब्रोदर जंग और सभी मास्टर्स, आज के लिए थैंक यू। यह सुनकर फोरमैन जंग तुरंत हाथ हिलाते हुए हार्टी टोन में कहता है, इसमें थैंक यू कैसा, हम बस उन स्कमबैग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वह जोर से कहता है, बॉस किंग, अब हम सब तुम्हारी जगह प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी तुम्हें ट्रबल देगा उसे हम हजारों ब्रदर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। जैसे ही वह यह बात कहता है, आसपास खड़े सभी लोग अनअनसली शाउट करते हैं, सही कहा, उसे हम हजारों ब्रदर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। उस पल क्राउड के बीच खड़े होकर उन सिंपल और सिंसियर चेहरों को देखते हुए मेरे दिल में एक इंडिस्क्राइबल इमोशन भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ा जोंग डेटा ने अपने न्यूब को डिसग्रेस में भागते हुए देख रहा होता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है और उसी समय उसे आखिरकार एहसास होता है कि चीजें धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। और मैं, वह ऑनरफन जिसे उसने कभी सीरियसली नहीं लिया था, अब उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मजबूत विंग्स उगा चुका था। इसी बीच ज्यादा दूर नहीं, मेरी 4 मंजिला बिल्डिंग का मैन स्ट्रक्चर पहले ही तैयार हो चुका था और अब बस उसके एक्सटीरियर डेकोरेशन का इंतजार हो रहा था, जिस पर मैंने उसका नाम भी काफी पहले ही सोच लिया था, जो था क्लाउड होटल। मैं मन ही मन ये रिजॉल्व करता हूं कि जो लोग मुझे नीचे समझते थे, मैं उन्हें जमीन से ऊपर देखकर अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास करवाऊंगा। इसके बाद जोंग चांग और उसके आदमी वहां से डरकर भाग जाते हैं, जिस पर गैस स्टेशन का माहौल तुरंत ही अपने सबसे बड़े पीक पर पहुंच जाता है। फोरमैन जोंग सीधे एक मोटी कैश की गड्डी टेबल पर पटकता है और कहता है, बॉस फू, तुमने आज हमारे लिए स्टैंड लिया है, ये पैसे वापस रख लो, हम यहाँ तुम्हारा फायदा उठाने नहीं आए। हमें बस ये लगता है कि तुम जैसे यंग आदमी में उस गैंग के सामने खड़े होने की हिम्मत है, तुम्हारे अंदर गट्स हैं, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। यह सुनकर मैं उनसे ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाता और आखिरकार पैसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन मेरे दिल में यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मैंने इस थोड़े से पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज हासिल की है। मैंने लोगों का दिल जीत लिया था। जिसके बाद यह इंसिडेंट बहुत जल्दी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कमांड सेंटर तक पहुंच जाता है। शुरुआत में वहां के लोग काफी नर्वस हो जाते हैं। उनके लिए हजारों वर्कर्स का किसी अनकंट्रोल्ड प्राइवेट जगह पर जमा होना बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड लगता है। यहां तक कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने इस इश्यू को लेकर ओवरनाइट मीटिंग तक रख दी थी। मीटिंग के दौरान किसी ने प्रपोजल दिया कि मेरा गैस स्टेशन सीधे बंद करवा दिया जाए और सभी वर्कर्स को वापस उस बंद कंस्ट्रक्शन साइट में भेज दिया जाए। लेकिन यह प्रपोजल तुरंत ही कंस्ट्रक्शन पार्टी के इंचार्ज की तरफ से जोरदार ऑपोजिशन फेस करता है। वह कहता है, अगर हम उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करेंगे तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रेशर ही बढ़ेगा और सूनर और लेटर कोई बड़ा हादसा जरूर होगा। काफी देर तक आर्ग्यूमेंट चलने के बाद आखिरकार एक कॉम्प्रोमाइज प्लान सामने आता है, जिसमें कहा जाता है उसे थ्रेट की तरह देखने के बजाय क्यों ना उसे एक कंट्रोलेबल पार्टनर बना लिया जाए। इसके बाद जल्द ही एनिंग एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कमांड सेंटर की नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी मेरे साइट के एंट्रेंस पर आकर रुकती है, जिस पर करीब 30 साल का एक आदमी कार से उतरता है और सीधे मेरी तरफ आता है। फिर वह पॉलिटली पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बॉस फू हैं? मैं उसे थके हुए चेहरे से देखता हूं और जवाब देता हूं, हाँ मैं ही हूं। जिस पर वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हेलो, मेरा नाम चिंशो है, मैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? मैं कुछ देर हेजिटेट करता हूँ, लेकिन फिर उसके साथ गैस स्टेशन की एक खाली टेबल पर बैठ जाता हूँ, जिसके बाद मैं उसे हर्बल टी का एक कप डालकर पूछता हूँ, डायरेक्टर चिन, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो हल्की स्माइल के साथ कहता है, बॉस फू नर्वस मत होइए, मैं आज यहाँ ट्रबल क्रिएट करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बिजनेस कोऑपरेशन की बात करने आया हूँ। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टनड रह जाता हूँ और तुरंत पूछता हूँ, कोऑपरेशन? जिस पर चो अपने ग्लासेस ठीक करते हुए सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, यस, हमारे कमांड सेंटर ने आपकी सिचुएशन रिव्यू की है और हम सब इस बात पर अग्री हैं कि आपका गैस स्टेशन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की स्टडी प्रोग्रेस में बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आपने वर्कर्स को इतना अच्छा रिक्रिएशनल स्पेस दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत ग्रेटफुल हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले यही सोचा था कि वो लोग किसी दिन मुझे दबाने या ट्रबल देने जरूर आएंगे। इसके बाद वह अपने ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकालता है और कहता है, हम आपके साथ ऑफिशियली एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। हमारा कमांड सेंटर आपके गैस स्टेशन को अनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लिविंग सर्विस एरिया ऑथोराइज करेगा। हम आपको एक ऑफिशियल प्लैक देंगे, साथ ही हर महीने सब्सिडी भी दी जाएगी, लेकिन हमारी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। यह सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मैं तुरंत पूछता हूँ, कौन सी रिक्वायरमेंट? जिस पर चो पूरी सिंसेरिटी के साथ मेरी तरफ देखता है और कहता है, फूड सेफ्टी मेंटेन रखिए और प्राइसेस स्टेबल रखिए, ताकि वर्कर्स शांति से खाना खा सकें और खुश रह सकें। फिर वह आगे कहता है, बॉस फू, हमें पता है कि आपकी करंट प्राइसिंग में आपको लगभग कोई प्रॉफिट नहीं बचता। हम ये सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक ये काम कंटिन्यू रखें। आप हमारे पीछे का माहौल स्टेबल रखते हैं, ताकि हम फ्रंट लाइन कंस्ट्रक्शन पर पूरी पीस ऑफ माइंड के साथ फोकस कर सकें। टेबल पर पड़े एग्रीमेंट और उस पर लिखे कोऑपरेशन शब्द को देखकर मेरी आंखें अचानक भर आती हैं। सुआन की स्ट्रैटेजी, वह ब्रिलियंट मूव जिसमें सरप्राइज से जीतने की बात थी, आखिरकार ऐसे तरीके से सक्सेसफुल हुई थी जिसकी मैंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। मैं सिर्फ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का अली ही नहीं बना था, बल्कि ऑफिशियली सर्टिफाइड इनसाइडर तक बन चुका था। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, आई एग्री। फिर मैं पेन उठाकर एग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर देता हूँ। यह देखकर चिंगो खुशी से एग्रीमेंट समेटता है और कहता है, बॉस फू हैप्पी कॉपरेटिंग। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी हेल्प की जरूरत पड़े या कोई आपको हैरेस करे तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चिन्हुआ के जाने के बाद मैं तुरंत सुआन को फोन लगाता हूँ और एक्साइटमेंट में कहता हूँ, हेलो सुआन, हम सक्सेसफुल हो गए। जिस पर सुआन फोन के दूसरी तरफ हंसते हुए कहता है, मुझे शुरू से पता था। याद रखो, जब तुम लोगों को ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करते हो जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, तब तुम एक ऐसे पार्टनर बन जाते हो जिसे हर कोई अपने साथ रखना चाहता है, ना कि ऐसी चींटी जिसे कभी भी कुचल दिया जाए। अब तुम्हारा बैटलफील्ड लेवल अप हो चुका है। और सच में अगले ही दिन गैस स्टेशन के सबसे प्रोमिनेंट स्पॉट पर एक नई ब्लू प्लैक टांग दी जाती है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, अनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट डिजाइनेटेड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कमांड सेंटर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट सुपरवाइजिंग। ये प्लैक किसी एंशिएंट जनरल के कमांड फ्लैग की तरह लगता है। जैसे ही ये वहां लगाया जाता है, पूरे गैस स्टेशन की औरा ही बदल जाती है, जिस पर वर्कर्स भी उसे देखकर खुद को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। अब यहाँ पैसे खर्च करना सिर्फ खाने पीने की बात नहीं रह जाती, बल्कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड वर्क बन जाता है। इस पॉइंट पर मेरी आइडेंटिटी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर से बदलकर लीजिटिमेट रेड हैट मर्चेंट बन जाती है। मैं साफ फील करता हूं कि जोंग डकियन के हर जगह मौजूद रहने वाले लोग इस प्लैक को देखने के बाद काफी रेस्टोरेंट हो गए हैं। कम से कम अगले एक हफ्ते तक कोई हैरेसमेंट इंसिडेंट नहीं होता और कंस्ट्रक्शन साइट के साथ गैस स्टेशन भी एक रेयर पीस पीरियड एंजॉय करता है। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ स्टॉर्म आने से पहले की शांति है, क्योंकि जुंग दातेन जैसा आदमी इतनी आसानी से चीजें छोड़ने वालों में से नहीं था। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद ट्रबल एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्वाइटली पहुंच जाता है। उस सुबह पॉक डिलीवरी करने वाला ट्रक ड्राइवर ओल्ड ली मेरे पास बहुत बिटर फेस के साथ आता है और कहता है, बॉस वो सॉरी, शायद मैं आज मीट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही मेरा दिल धक से रह जाता है और मैं तुरंत पूछता हूँ, क्या हुआ मास्टर ली? जिस पर ओल्ड ली सिगरेट जलाता है, लंबा कश लेता है और भारी साई छोड़ते हुए कहता है, मत पूछो, आज सुबह गुड्स लेने गया था, लेकिन रास्ते में टाउन ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने रोक लिया। वो कह रहे थे कि मैंने रूल्स ब्रेक किए हैं, इसलिए फाइन लगेगा और ट्रक इंपाउंड होगा, जबकि मेरा ट्रक अपनी हाफ लोड कैपेसिटी तक कैरी नहीं कर रहा था। मैंने उनसे आर्ग्यू किया, लेकिन उन्होंने सीधा 10,000 का फाइन मांगा, वरना ट्रक 1 महीने के लिए जब्त कर देते। यह सुनते ही मेरा दिल पूरी तरह डूब जाता है, क्योंकि यह डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यह साफ तौर पर झंडाकी की नई ट्रिक थी। अब वह सीधे मुझ पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसने मेरी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ओल्डली हेल्पलेस होकर आगे कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, आज सुबह वेजिटेबल्स, ग्रेन और ऑन एयर डिलीवर करने वाले कई ट्रक्स को अलग अलग इंटरसेक्शंस पर रोका गया। किसी को एमिशंस टेस्ट का बहाना देकर पकड़ा गया, तो किसी को किसी और वजह से। कुल मिलाकर हर तरफ फाइनर्स और इंपॉन्डमेंट्स चल रहे हैं। अब टाउन का कोई भी डिलीवरी ड्राइवर तुम्हारी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर रहा। सब डर गए हैं। क्या रशलेस मूव था। वह सीधे मेरे रिसोर्सेज काट रहा था, क्योंकि गैस स्टेशन हर दिन मैसिव अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम करता था, और अगर सप्लाई चेन टूट जाती तो हम 2 दिन के अंदर बंद हो जाते। दोपहर तक इंग्रेडिएंट शॉर्टेज का असर दिखना शुरू हो जाता है। वर्कर्स जिन डिशेस को खाना चाहते थे, उनमें से कई लकिंग इंग्रेडिएंट्स की वजह से बन ही नहीं पाती। हालांकि वो सभी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, लेकिन मैं उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ देख लेता हूं। यह देखकर मैं बेहद एंग्शियस हो जाता हूं, जिस पर मैं तुरंत डायरेक्टर चिन को कॉल करता हूं और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। यह सुनकर चिन गुस्से में कहता है, यह आउटरेजस है, यह सीधा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के नॉर्मल ऑपरेशन को सबोटाज करना है। फिर वह प्रॉमिस करता है कि वह तुरंत टाउन ऑफिशियल्स से बात करेगा। लेकिन करीब 1 घंटे बाद वह हेल्पलेस टोन में वापस कॉल करता है और कहता है, फूचिंग, मैंने उनसे बात की, उन्होंने प्रोमिसेस तो बहुत अच्छे दिए और कहा कि सब तुरंत ठीक होगा, लेकिन उनके सबोर्डिनेट सिर्फ कंप्लायंस का नाटक कर रहे हैं। अभी भी हर जगह चेक पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। ये लोकल प्रोटेक्शनिज्म है।
ये उनका इंटरनल चेन ऑफ इंटरेस्ट है। हम कमांड सेंटर हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये लोग बस रॉक खेल रहे हैं और हमें स्टॉल कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे समझ आ जाता है कि दूसरों पर डिपेंड करना बेकार है। अब मुझे खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। जिस पर मैं तुरंत सुआन का नंबर डायल करता हूँ और कहता हूँ, सुआन मेरी एक मदद करो। जिस पर मैं सुआन से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास अभी भी सिटी के होलसेल मार्केट के कॉन्टैक्ट्स हैं? यह सुनते ही सुआन तुरंत पूछती है, हाँ हाँ है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? जिसके बाद मैं उसे जुंग डेटियन की टैक्टिक्स और अपनी करंट प्रेडिकमेंट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। यह सुनकर फोन की दूसरी तरफ सुआन कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर कहती है, यह बहुत रूथलेस मूव है। वह तुम्हें पूरी तरह कॉर्नर में पुश कर रहा है। अब तुम क्या करने वाले हो? सिटी से गुड्स सोर्सिंग करना काफी दूर पड़ेगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऊपर से तुम्हारे पास खुद का व्हीकल भी नहीं है। अगर रेंट या सेकंड हैंड व्हीकल लोगे तो और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, डायरेक्टर चिन ने जो सब्सिडी दी है उसे मैं इसी में यूज कर सकता हूँ। सबसे जरूरी चीज यह है कि मैं अपनी सप्लाई खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं दोबारा किसी के हाथों चोक नहीं होना चाहता। यह सुनकर सुआन की आवाज में हल्की अप्रूवल महसूस होती है। फिर वह कहती है, वाह, यही स्पिरिट होनी चाहिए। और व्हीकल की चिंता मत करो, मेरा एक क्लाइंट सेकंड हैंड कार बिजनेस में है। मैं उससे तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल छोटा ट्रक ढूंढने को कहती हूँ। शुरुआती पेमेंट भी मेरी तरफ से कवर हो जाएगी। होलसेल मार्केट की भी चिंता मत करो, मैं वहां बात कर दूंगी ताकि तुम्हें सबसे अच्छा सामान सबसे फेवरेबल होलसेल प्राइस पर मिले। फिर वह आगे कहती है, और याद रखो, अनिंग टाउन सिर्फ एक छोटा पॉन्ड है। जोंग डचेन यहाँ बड़ा फिश जरूर है, लेकिन पॉन्ड के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें अपना रूट इस पॉन्ड के बाहर रिवर्स और ओशंस में फैलाना होगा। सुआन की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही सोच रहा था कि मुझे अनिंग टाउन में रहकर उससे लड़ना है, लेकिन मैं यह भूल गया था कि मैं उसे बाईपास करके कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर भी जा सकता हूँ। इसके बाद 2 दिन बाद एक पुराना ब्लू पिकअप ट्रक मेरे कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर आकर रुकता है, जिस पर सुआन खुद ट्रक ड्राइव करके लाती है और चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछती है, ड्राइवर्स लाइसेंस है ना तुम्हारे पास? जिस पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता हूँ, हाँ, कॉलेज में बनवाया था, बस काफी समय से ड्राइव नहीं किया। यह सुनकर सुआन मुझे कंफर्ट करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, ये ट्रक तुम आराम से चला लोगे। फिर वह कैजुअली ट्रक का बैग खोलती है और पूरी तरह भरे हुए ट्रक बेड को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, और यह रही तुम्हारी फर्स्ट बैच गुड्स, मैं होलसेल मार्केट से आते वक्त खुद लेकर आई हूँ। उस मोमेंट में फ्रेश इंग्रेडिएंट से भरे उस ट्रक को देखकर और मेरे लिए इतनी दूर ट्रैवल करके आई सुआन को देखकर मेरी नाक हल्की सी भर आती है। जिस पर सुआन तुरंत मेरे शोल्डर पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे बस भी करो, इतना सेंटिमेंटल मत बनो, जल्दी सामान अनलोड करो, वर्कर्स अभी भी खाने का वेट कर रहे हैं। फिर वह हंसते हुए आगे कहती है, और जब तुम्हारा होटल ओपन हो जाए तो मेरे लिए कुछ प्रेसिडेंशियल सूट्स रिजर्व रखना मत भूलना। उस रात गैस स्टेशन के डिशेस पहले से कहीं ज्यादा अबंडेंट होते हैं। जब वर्कर्स को पता चलता है कि मैं खुद ट्रक ड्राइव करके सिटी से इतने किलोमीटर दूर से सामान लेकर आया हूं, तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। जिस पर फोरमैन जंग लिकर का बाउल हाथ में लेकर एक्साइटमेंट से भरे चेहरे के साथ मेरे पास आता है और कहता है, बॉस फू, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों की रिस्पेक्ट की है, लेकिन तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी डेडिकेशन के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यह गैस स्टेशन अब हम सबका घर है। अगर कोई भी हमारे घर को छूने की कोशिश करेगा तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। यह सुनते ही सैकड़ों वर्कर्स एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, हमारा घर, अगर कोई हमारे घर को छुएगा तो हम आखिरी तक लड़ेंगे। उस मोमेंट में मुझे समझ आ जाता है कि जंग डकिन की सैबोटेज प्लान पूरी तरह फेल हो चुकी है। वह मुझे क्रश तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने अनजाने में मुझे और इन सिंपल और ऑनेस्ट वर्कर्स को और ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया था। इसके बाद खुद का ट्रक और इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन मिलने के बाद मेरा गैस स्टेशन मजबूती से अपनी जगह होल्ड कर लेता है, जिस पर मैं अपनी पूरी एनर्जी फिर से होटल कंस्ट्रक्शन में डालना शुरू कर देता हूँ। सुआन ने मेरे लिए जो डिजाइनर ढूंढा था वह सच में काफी स्किल्ड निकलता है। उसने होटल के लिए मॉडर्न और मिनिमलिस्ट स्टाइल डिजाइन किया था। आसपास के मेसी कंस्ट्रक्शन साइट के बीच वह होटल ऐसा लगता था जैसे फ्यूचर सिटी का कोई आर्ट पीस इस जमीन पर गिर गया हो। साथ ही डायरेक्टर चिन की एडवाइस पर मैं एक छोटा सुपरमार्केट भी खोल देता हूँ, जहां सिगरेट, स्नैक्स और डेली नेसेसिटीज बेची जाती हैं। इसके अलावा मैं कुछ वॉशिंग मशीन्स भी खरीद लेता हूँ ताकि लॉन्ड्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकूं। इस पॉइंट तक मेरा गैस स्टेशन एक फुली फंक्शनल माइक्रो कम्युनिटी बन चुका था, जो एयरपोर्ट वर्कर्स की लगभग हर परेशानी सॉल्व कर रहा था। इसी तरह वर्कर्स के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए मेरी रेप्यूटेशन पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में फैलने लगती है। अब हर कोई जानता था कि कंस्ट्रक्शन साइट के पास फ्यूइन नाम का एक यंग बॉस है। एक दिन जब मैं गैस स्टेशन पर अकाउंट्स देख रहा होता हूँ, तभी डायरेक्टर चिन अचानक कुछ लोगों को लेकर अंदर आता है, जिस पर ग्रुप को लीड कर रहा करीब 40 साल का एक मिडिल एज्ड आदमी मेरी नजर में आता है। उसके साथ 2 यंग लोग भी होते हैं, जिनके हाथ में नोटबुक्स और कैमरे होते हैं। डायरेक्टर चिन तुरंत एक्साइटमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, बॉस फू, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यह चाइना साउथर्न एयरलाइंस हेडक्वार्टर्स के प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर चेन मो है। यह एयरपोर्ट के फ्यूचर फ्लाइट रूट्स के प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है और मैं तुरंत खड़ा होकर हाथ आगे बढ़ाता हूँ। मैनेजर चेन, हेलो। जिस पर जो प्रोफेशनल कमर्शियल स्माइल के साथ मेरा हाथ शेक करता है और कहता है, बॉस फू, आपके बारे में बहुत सुना है। डायरेक्टर चिन रास्ते भर आपकी काफी तारीफ कर रहे थे। मैं तुरंत मॉडस्ट टोन में जवाब देता हूँ, डायरेक्टर चिन बस मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद चिमो सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, हम अभी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट घूम कर आ रहे थे, तभी हमने आपकी हाईली डिजाइन बिल्डिंग देखी। डायरेक्टर चिन ने बताया कि यह जल्द खुलने वाला होटल है, क्या आप इसके बॉस हैं? मैं अफर्मेटिवली जवाब देता हूँ, यस। यह सुनते ही चिमो तुरंत रिक्वेस्ट करता है, क्या आप हमें अंदर टूर करवा सकते हैं? जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, ओ ऑफ कोर्स। इसके बाद मैं हाथ का लेजर नीचे रखता हूँ और उन्हें अपने होटल की तरफ लेकर जाता हूँ। रास्ते में चेओ लगातार सवाल पूछता रहता है और मैं कामली और क्लियरली जवाब देता रहता हूँ। जब मैं उन्हें होटल लॉबी में लेकर पहुंचता हूँ, जो अभी रेनोवेशन में थी, तो वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहां खड़े होकर दूर बिजी टावर
क्रेनेज वाला कंस्ट्रक्शन साइट साफ दिखाई देता था और यह इमेजिन करना मुश्किल नहीं था कि फ्यूचर में यहीं सिल्वर प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करेंगे। वह विजुअल इंपैक्ट सच में अनपैरेलल्ड था, जिस पर CEO खुद को रोक नहीं पाता और सिंसियरली कहता है, अमेजिंग बॉस फू, आपकी विजन बहुत शानदार है। जबकि बाकी लोग सिर्फ डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन को देख रहे थे, आपने फ्यूचर की वैल्यू देख ली। साथ ही उसके पीछे खड़ा असिस्टेंट लगातार फोटोजेस और सॉर्टीज और नोट्स ले रहा होता है। इसके बाद हम रूफटॉप व्यूइंग टेरेस पर पहुंचते हैं, जहां से पूरा एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट पैनोरमिक व्यू में दिखाई देता है। चिम्मो दूर देखते हुए धीरे से कहता है, हमारी एयरलाइंस क्रू मेंबर्स को हर डायरेक्ट फ्लाइट मिशन के बाद लैंडिंग सिटी में रेस्ट करना पड़ता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड होटल्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स काफी हाई होती हैं। सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कन्वीनियंस तीनों जरूरी हैं। फिर वह मेरी तरफ मुड़कर चमकती आंखों से कहता है, आपके होटल की ज्योग्राफिकल एडवांटेज यूनिक है। यह तो हमारे प्लांट स्टाफ डॉर्मेटरी से भी एयरपोर्ट के ज्यादा करीब है। जिस पर वह सीधे मुझसे पूछता है, बॉस सुन होने के बाद क्या आप साउदर्न एयरलाइंस क्रू के डिजाइनेटेड होटल बनना चाहेंगे? यह सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि किसी एयरलाइन के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करने का मतलब था कि होटल खुलने से पहले ही मुझे सबसे स्टेबल और हाईएस्ट क्वालिटी कस्टमर सोर्स मिल जाता। यह सच में किसी ड्रीम जैसा था। जिस पर मैं अपनी एक्साइटमेंट दबाते हुए जवाब देता हूं, ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड। यह सुनकर चिम्मो सैटिस्फैक्शन में सिर हिलाता है और कहता है, वेरी गुड, जब आपका होटल ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपनी प्रोफेशनल असेसमेंट टीम भेजेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इसके बाद वह अपनी पॉकेट से एक बिजनेस कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाता है और कहता है, कांटेक्ट में रहिए। चिम्मो और उसकी टीम को विदा करने के बाद मैं रूफटॉप पर अकेला खड़ा हवा एंजॉय कर रहा होता हूं। मुझे सब कुछ किसी ड्रीम जैसा फील हो रहा था, लेकिन तभी नीचे उतरने से पहले मेरी नजर दूर डर्ट रोड के आखिर में खड़ी एक कार पर पड़ती है। वह जुंगडेटियन की कार थी, जिसमें वह खुद बैठा होता है और उसके बगल में एक दूसरा आदमी भी मौजूद होता है। इस मोमेंट में झुंगती मेरे होटल की तरफ इशारा करते हुए उससे कुछ कह रहा होता है, जिस पर मैं कामली नीचे उतरता हूं और तुरंत सुआन को मैसेज भेजता हूं, मेरे लिए किसी के बारे में पता लगाओ। फिर मैं रूफटॉप से फोन झूम करके उन दोनों की ब्लरी साइड प्रोफाइल फोटो लेता हूं और साथ में लिखता हूं, जुनगेन के बगल में सूट पहनकर बैठा आदमी, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी डिटेल्ड हो सके। और फिर सुआन लगभग इंस्टेंटली रिप्लाई करती है, जिस पर सुआन का रिप्लाई आता है, रिसीव्ड। क्या तुम किसी ट्रबल में हो? मैं तुरंत जवाब देता हूं, शायद इस बार रियल ट्रबल है। फोन नीचे रखने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस पर जाता हूं और अंकल श्याओ से कहता हूं, अंकल श्याओ एक फेवर चाहिए। जिस पर अंकल जो तुरंत जवाब देता है, आकिन बस बोलो क्या करना है। मैं उसे समझाते हुए कहता हूं, मुझे किसी से एक साइन बनवाना है, सबसे अच्छी वुड से, हैंड कार्व्ड। यह सुनकर अंकल जियाओ क्यूरियस होकर पूछता है, उस पर क्या लिखवाना है? जिस पर मैं पेन और पेपर निकालता हूं और ध्यान से कुछ वर्ड्स लिखता हूं, नो एंट्री फॉर नॉन कंज्यूमिंग गेस्ट्स। अंकल शियाओ उन वर्ड्स को कुछ सेकंड तक देखता रहता है, फिर हल्की स्माइल के साथ कहता है, समझ गया, तुम कुछ खास लोगों के लिए रूल्स सेट कर रहे हो। मैं अभी टाउन के सबसे अच्छे कारपेंटर के पास जाता हूं और यह काम परफेक्टली क्लियर तरीके से करवाता हूं। इसके बाद 3 दिन बाद रोजवुड के सॉलिड पीस से बना हुआ वह साइन मेरे होटल कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्रेंस के सबसे कंस्पिशियस पोजीशन पर खड़ा कर दिया जाता है और उस साइन के लगते ही वह तुरंत सबका अटेंशन खींच लेता है। जो वर्कर्स गैस स्टेशन में खाने आते थे वो वहां से गुजरते वक्त उस साइन को जरूर देखते और फिर नोइंगली स्माइल करने लगते। जाहिर सी बात थी, सभी समझ रहे थे कि यह साइन आखिर किसके लिए लगाया गया है और नेचुरली जुंगेन ने भी वह साइन देख लिया था। उसे भी साफ समझ आ गया था कि नॉन कंज्यूमिंग गेस्ट्स सीधे उसी और उसके साथ आए VIP के लिए लिखा गया है। मैं सबसे डायरेक्ट तरीके से उन्हें यह बता रहा था कि ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ तुम्हारी प्राइंग आइज वेलकम नहीं है। उस रात सुआन मुझे कॉल करती है और कहती है, मैंने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया, उसका नाम डोंग है, वह सिटी की हायो कैपिटल का बॉस है। फिर वह आगे कहती है, उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि वह ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स ढूंढता है जिनमें वीकनेसेस या डिस्प्यूट्स हों, फिर अलग अलग मेथड्स यूज करके वह प्रोजेक्ट्स फोर्सफुली टेक ओवर करता है और बाद में उन्हें रीसेल करके मैसिव प्रॉफिट्स कमाता है। पिछले कई सालों में उसने काफी कंपनीज बर्बाद कर दी हैं। सुआन की हर बात मेरे दिल को और भारी कर देती है, जिस पर मैं कंफ्यूजन में पूछता हूं, लेकिन उसका झुंगचन के साथ क्या कनेक्शन है? सुआन तुरंत जवाब देती है, मैंने बिजनेस रजिस्ट्रेशन चेक किया, पिछले महीने ही जिबोचन के नाम वाली इन्वेस्टमेंट फर्म ने जुंगकिन के यंगर ब्रदर के साथ पार्टनरशिप करके एक नई कंपनी रजिस्टर की है, जिसका नाम है अन्निंग एयरपोर्ट .को वीडियो लिमिटेड। फिर सुआन पूछती है, उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस गेस करो कहां है? यह सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बज होने लगता है और मैं तुरंत जवाब देता हूं, यहीं मेरी जमीन पर। सुआन की आवाज ठंडी पड़ जाती है, एग्जैक्टली, ये सब शुरू से तुम्हारी जमीन के लिए ही था। उसकी यह बात सुनते ही सब कुछ इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है। जंगटियान ने कभी भी मुझे पीस में छोड़ने का इरादा रखा ही नहीं था। उसने मेरी प्रॉपर्टी के चारों तरफ रेड लाइन इसलिए खींची थी ताकि यह जमीन सिर्फ उसके हाथ में रहे। उसे पहले से पता था कि फ्यूचर में इस लैंड की वैल्यू स्काईरॉकेट होने वाली है, इसलिए उसने अपने ब्रदर और जिबोचांग के साथ मिलकर इस जगह को अपना पोजीशन बनाने का प्लान तैयार किया था। लेकिन मेरा यहाँ होटल बनाना उनकी अर्निंग पार्ट के बीच सबसे बड़ी वॉल बन गया था, इसलिए वह हर पॉसिबल तरीका यूज करके मुझे यहाँ से हटाना चाहते थे और मेरे होटल को अपना बनाना चाहते थे। पहले जो अंडरहैंडेड ट्रिक्स चल रही थी वो सिर्फ अपेटाइजर थे, अब असली कैपिटल प्रेडेटर जिबोचो पर्सनली गेम में उतर चुका था, जिस पर मैं एंग्शियस होकर पूछता हूँ, सुआन अब वो लोग क्या करेंगे? सुआन फिर कामली जवाब देती है, जिबोचांग की टैक्टिक्स यूजुअली 3 स्टेप्स में चलती हैं। पहला, पब्लिक स्मीयरिंग, वो तुम्हारी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि लोग तुम्हें लायबिलिटी समझें और तुम्हारे पार्टनर्स तुम पर डाउट करने लगें। दूसरा, लीगल एक्शन, वो फेक चार्जेस लगाकर तुम्हें लॉज्यूट्स में फंसाएंगे ताकि तुम्हारी एनर्जी और फंड्स ड्रेन हो जाएं। तीसरा, सोर्स कटिंग, वो तुम्हारी कैपिटल चेन और टीम को टारगेट करेंगे ताकि अंदर से कोलैप्स हो जाओ और जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे तब जिबोचांग खुद सेवर बनकर आएगा और इंसल्टिंगली लो प्राइस
प्राइस देकर तुम्हारी हर चीज खरीदने की ऑफर देगा जिसे तुम रिफ्यूज भी नहीं कर पाओगे। सुआन की एनालिसिस सुनने के बाद मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, समझ गया, अगर वह खेलना चाहता है तो मैं भी आखिर तक खेलूंगा। यह सुनकर सुआन कुछ सेकंड तक साइलेंट रहती है, जिस पर मैं तुरंत आगे कहता हूँ, सुआन, जिब्बो चोंग और उस नई कंपनी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मूवमेंट्स पर नजर रखो। मुझे उसका हर कदम पता होना चाहिए। और चाइना साउथर्न एयरलाइंस वाली पार्टनरशिप को भी जल्दी आगे बढ़ाओ। मुझे एक स्ट्रांग ऑफिशियल अलाई चाहिए और मेरा होटल जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके कंप्लीट और ओपन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कैश फ्लो शुरू होगा मैं उसके साथ यह बैटल लंबे समय तक ड्रैग कर सकता हूं। मैं एक ही सांस में यह सब बोल देता हूं, जिस पर सुआंग लंबी राहत भरी साई छोड़ते हुए कहती है, अकिन तुम सच में बड़े हो गए हो। मैं विंडो के बाहर लगे उस नो एंट्री साइन को देखता हूं और धीरे से कहता हूं, मुझे मजबूर किया गया है। यह दुनिया टीयर्स पर बिलीव नहीं करती। अगर सर्वाइव करना है तो एनिमी से ज्यादा टफ वॉरियर बनना पड़ता है। लेकिन जी बून का अटैक मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और डेंजरस निकलता है। सिर्फ एक रात के अंदर अनिंग टाउन के कई लोकल फोरम्स और सिटी के सेल्फ मीडिया अकाउंट्स हार्श आर्टिकल्स से भर जाते हैं। उनके सेंसेशनल टाइटल्स कुछ ऐसे होते हैं, द इलीगल कंस्ट्रक्शन ट्यूमर नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट। किसने उसे सिटी प्लानिंग को डिफाई करने का प्रिविलेज दिया? एक यंग आदमी के पास 5 लाख फंड्स कहां से आए? क्लाउड होटल के पीछे छिपे कैपिटल सस्पेशन का खुलासा। सिक्योरिटी अलर्ट, रनवे से 100 मीटर दूर बना होटल फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए ह्यूज हैजर्ड बन सकता है। इन आर्टिकल्स में मुझे एक ग्रीडी, डीपली कनेक्टेड और रेकलेस नेल हाउस ओनर की तरह दिखाया जाता है, जो पैसे के लिए पब्लिक सेफ्टी तक इग्नोर कर रहा है। साथ ही वो लोग ये भी हिंट देते हैं कि मेरा लोन इलीगली लिया गया है। यहाँ तक कि बैंक और एयरपोर्ट के साथ इम्प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट्स होने तक की बातें फैलाई जाती हैं। सुआन और यंग मास्टर चिन तक को इनडायरेक्टली इस कंट्रोवर्सी में घसीटा जाता है। यह आर्टिकल्स किसी वायरस की तरह पूरे इंटरनेट पर फैलने लगते हैं। टाउन के लोग पहले से ही मुझसे जेलस और क्यूरियस थे, और अब तो हर जगह सिर्फ मेरी बातें हो रही थी। लोग कहने लगते हैं, इतना यंग लड़का आखिर इतना कैपेबल कैसे हो सकता है? जरूर पीछे कोई बड़ा आदमी होगा। अब देखो मामला कितना बड़ा बन गया, देखते हैं अब यह कैसे बचता है। वहीं एंसली तो मेरी हालत देखकर और ज्यादा खुश हो रही थी। वह लोकल वीचैट ग्रुप्स में यह आर्टिकल्स फॉरवर्ड करती और ऊपर से अपना फ्लेवर डालते हुए लिखती। जब इंसान की वर्चुअलिटी उसकी पोजीशन के बराबर नहीं होती तब डिजास्टर आना तय होता है। जल्द ही यह नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट तक भी पहुंच जाती है, जिस पर कमांड सेंटर से डायरेक्टर चिन मुझे तुरंत कॉल करता है। उसकी आवाज में साफ एंग्जाइटी महसूस हो रही थी। वह कहता है, फुइंग, क्या तुमने ऑनलाइन आर्टिकल्स देखे? कमांड सेंटर के लीडर्स इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं काम रहते हुए जवाब देता हूँ, मैंने सब देख लिया है डायरेक्टर चिंग, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। इनोसेंट हमेशा इनोसेंट ही रहता है। कॉल खत्म होने के बाद मैं अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि अंकल जाओ गुस्से से भरा हुआ मेरे पास आ जाता है। वह आते ही कहता है, आह चिंग, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जिस पर मैं कंफ्यूजन में पूछता हूँ, क्या वो अंकल जाओ? अंकल जाओ गुस्से में कहता है, सिटी की हुंगा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी अभी यहाँ आई थी। वो लोग मेरे एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को पोच करने आए थे। डबल सैलरी ऑफर कर रहे थे, साथ में सोशल सिक्योरिटी और हाउसिंग फंड तक देने की बात कर रहे थे। कुछ यंग वर्कर्स तो ऑलमोस्ट टेम्पर्ड भी हो गए थे। यह सुनते ही मेरा दिल नीचे बैठ जाता है। जिस पर मैं उन टेम्प्टेड वर्कर्स के पास जाता हूँ, लेकिन मैं उन्हें डांटता नहीं हूँ। मैं सिर्फ कामली उन्हें देखता हूँ और कहता हूँ, लोग हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी वेजेस का एक एक पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ से जाएगा उसके लिए युंडुआन होटल के डोर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर मैं पीछे मुड़े बिना वहां से चला जाता हूँ। वे यंग वर्कर्स वहीं खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन आखिर में कोई भी नहीं जाता। शायद वो सबसे लॉयल नहीं थे, लेकिन इतने भी स्टूपिड नहीं थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि कौन सच में बिजनेस बिल्ड कर रहा है और कौन सिर्फ सैबोटाज करने आया है। अंकल जियाओ की टीम तो स्टेबलाइज हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद नई ट्रबल सामने आने लगती हैं। अगले ही दिन मुझे कोर्ट समन्स रिसीव होता है। एक ऐसी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, मेरे खिलाफ ल्यूजिट फाइल करती है। उनका क्लेम होता है कि मेरे कंस्ट्रक्शन का नॉइजेस और लाइट पॉल्यूशन उनके प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स को सीवियरली डिस्टर्ब कर रहा है और कंपेंसेशन के तौर पर 1 मिलियन येन की डिमांड की जाती है। साथ ही वो लोग डिमांड करते हैं कि मेरा होटल कंस्ट्रक्शन तुरंत हल्ट किया जाए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कई किलोमीटर दूर एक ऐसे वेस्टलैंड में था जहां इंसान तक नजर नहीं आता था। यह पूरी तरह ब्लेटेंटली मिलिशियस लॉसूट था, जिसका मकसद सिर्फ मुझे स्टॉल करना और मेरे फंड्स ड्रेन करना था। मेरे पास मजबूरी में लॉयर हायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन मेरी फंड्स पहले से ही लिमिट तक स्ट्रेच्ड थी और अब यह नया ह्यूज एक्सपेंस सामने आ चुका था। मैं हर दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाता था। दिन में कंस्ट्रक्शन साइट संभालना, वर्कर्स की इमोशन सूट करना और लॉयर के साथ मीटिंग्स करना पड़ता था। वहीं रात में मुझे खुद सिटी जाकर गुड्स रीस्टॉक करने पड़ते और गैस स्टेशन का बिजनेस भी संभालना पड़ता। ये इमेंस प्रेशर मुझे ऑलमोस्ट सफोकेट करने लगता है और पहली बार मैं खुद पर डाउट करना शुरू कर देता हूँ। मेरा ओपोनेंट एक फाइनेंशियल टाइकून था जिसके पास मैसिव कैपिटल और प्रोफेशनल टीम थी, जबकि मेरे पास सिर्फ एक छोटी टीम और अकेला करेज था। तभी सुआन का कॉल आता है। वह कहती है, एकिंग, डरो मत, मुझे सब पता चल गया है। जिब्बो चांग के ये 3 ट्रिक्स उसकी यूजुअल टैक्टिक्स हैं और बहुत लोग इनके सामने हार चुके हैं, लेकिन तुम अभी गैस स्टेशन के बाहर जाकर देखो। यह सुनकर मैं अपने टीयर्स पहुंचता हूं और कंफ्यूजन में बाहर की तरफ चलता हूं। गैस स्टेशन के बाहर खाली जगह में दर्जनों वर्कर्स जो अभी अभी काम से लौटे थे अपने फोन्स हाथ में लेकर एक साथ खड़े होते हैं और वो सभी उन आर्टिकल्स के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं जो मुझे स्मेयर कर रहे थे। बॉस, फू का खाना पूरे अनिंग टाउन में सबसे चीप और क्लीन है। मैं युंडुआन होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूं। यहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड सिटी के कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से बेहतर हैं। जो भी रूमर्स फैला रहा है उसका मुंह
हूँ तोड़ दूंगा। अगर ये होटल इलीगल है तो फिर दुनिया में कोई लीगल बिल्डिंग नहीं है। बॉस फू के पास सारे परमिट्स हैं। बॉस फू को सपोर्ट करो, उन बैक स्टैबिंग बस्टर्ड्स को नीचे गिराओ। उनकी लैंग्वेज काफी वल्गर थी, यहाँ तक कि कई कमेंट्स में स्वेयर वर्ड्स भी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कौन उनके साथ अच्छा बिहेव करता है और वो उसी के लिए खड़े हो जाते हैं। यह देखकर मेरी आंखों में फिर से टीयर्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार वजह सैडनेस नहीं बल्कि इमोशन था। उस मोमेंट में मुझे अचानक समझ आता है कि जिबोचोंग के पास पैसा है, टीम है, मीन्स है, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो उसके पास कभी नहीं हो सकती। मेरे पास लोगों का सपोर्ट है। मैं नाक साफ करता हूँ और आगे बढ़कर कहता हूँ, ब्रदर जंग। एंड ये आप सब, जिस पर ब्रदर जंग मुझे देखकर ग्रिन करता है और कहता है, थैंक्स मत बोलो, हम बस उन बस्टर्ड्स को एक अच्छे इंसान को बुली करते हुए नहीं देख सकते। फिर दूसरा वर्कर आगे आकर कहता है, बॉस वो डरना मत, हम हजारों ब्रदर्स तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर किसी ने तुम्हारे सिर का एक बाल भी छुआ तो हम उनका पूरा नेस्ट फ्लैटन कर देंगे। उनके सिंपल लेकिन रिसोल्यूट फेसेस को देखकर मेरे दिल का कंफ्यूजन और फियर पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है। जिस पर मैं फिर से सीधा खड़ा होता हूँ और तुरंत चाइना साउथर्न एयरलाइंस के मैनेजर चिम्मो को कॉल लगाता हूँ। फोन कनेक्ट होते ही मैं कहता हूँ, मैनेजर चेन, हेलो, मैं फुकविंग बोल रहा हूँ। मेरे बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं मुझे यकीन है आपने वो देख लिए होंगे, लेकिन मैं पॉइंटलेस एक्सप्लेनेशंस नहीं देना चाहता। मैं बस आपको और आपकी इवैल्यूएशन टीम को इनवाइट करना चाहता हूं कि आप कभी भी आकर मेरे होटल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और मैं आपसे एक बेट लगाना चाहता हूं। अगर इवैल्यूएशन पास हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। बदले में कॉर्पोरेशन के पहले 3 सालों की फीस पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, और अगर इवैल्यूएशन फेल हुआ तो आपकी पूरी टीम का ट्रैवल एक्सपेंस मैं खुद पे करूंगा। मैं अपनी रेपुटेशन और फ्यूचर दोनों गैम्बल पर लगा रहा हूं। मेरी यह बात सुनकर चिम्मो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वह कहता है, बॉस फू, तुम्हारे अंदर काफी गट्स हैं और मुझे गट्स वाले लोग पसंद हैं। ऐसा करते हैं, मैं 3 दिन बाद अपनी सबसे प्रोफेशनल टीम लेकर आता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, इट्स अ डील। कॉल खत्म होने के बाद मैं तुरंत अंकल जव के पास जाता हूँ और कहता हूँ, अंकल जव, हमें 3 दिनों के अंदर होटल को इवैल्यूएशन टीम रिसीव करने लायक बनाना होगा। इसके बाद मैं अपनी बची हुई सारी फंड्स इस फाइनल स्प्रिंट में झोंक देता हूँ। मैं फाइन डेकोरेशंस जैसी टाइम कंज्यूमिंग चीजों को छोड़कर सिर्फ होटल के कोर एरियाज पर फोकस करता हूँ, ताकि जो हिस्से उसकी असली वैल्यू दिखाते हैं वो परफेक्टली प्रेजेंट हो सकें। मैं सब लोगों से कहता हूँ, हम रेनोवेशन नहीं कर रहे, हम युद्ध लड़ रहे हैं। यह सुनते ही वर्कर्स का मोरल पूरी तरह इग्नाइट हो जाता है। फोरमैन जांग और उसके लोग तो खुद वॉलंटियर करके आते हैं। वो एयरपोर्ट पर काम खत्म करने के बाद रेस्ट तक नहीं करते और सीधे मेरे साइट पर हेल्प करने पहुंच जाते हैं, जिस पर एयरपोर्ट साइट के हजारों वर्कर्स और मेरा होटल साइट एक मैजिकल सिनर्जी क्रिएट कर देते हैं। दिन में वो एयरपोर्ट पर पसीना बहाते हैं और रात में यहाँ टेम्परेरी सर्च लाइट्स लगाकर पूरी रात काम करते रहते हैं। पूरा साइट 24 घंटे ब्राइट लाइट से जगमगा रहा होता है और मशीन्स लगातार रोअर कर रही होती हैं। ये डेस्परेट ऑल आउट एफर्ट देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। फिर जब चेन्मो की लीड वाली इवैल्यूएशन टीम आखिरकार मेरे होटल पर पहुंचती है तो सामने का सीन देखकर वो सभी स्टंडेड रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों में इस बिल्डिंग का पूरा लुक बदल चुका था और उसका कोर एरिया पहले ही 5 स्टार होटल का प्रोटोटाइप दिखाने लगा था। इसके बाद मैं उन्हें टॉप फ्लोर व्यूइंग टेरेस पर लेकर जाता हूं, जहां कंफर्टेबल आउटडोर टेबल्स और चेयर्स पहले ही सेटअप की जा चुकी थी। मैं उन्हें इनवाइट करते हुए कहता हूं, मैनेजर चेन, प्लीज हैव अ सीट। फिर मैं सभी के लिए हॉट टी बनाता हूं और इंट्रोड्यूस करते हुए कहता हूं, फ्यूचर में यह हमारे क्लाउड होटल का एयरपोर्ट व्यूइंग एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा। यहां रुकने वाला हर चाइना सदर्न एयरलाइंस क्रू मेंबर सबसे टॉप टियर व्यू और सबसे रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट एंजॉय करेगा। चिम्मो अपने हाथ में टी कप लेकर दूर बने मैसिव टर्मिनल बिल्डिंग को देखता है। उसकी आंखों में साफ शौक दिखाई दे रहा था। वहीं उसके पीछे टीम मेंबर्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर होटल के हर कॉर्नर में रिगेस टेस्ट्स कर रहे होते हैं। पूरा समय मेरा दिल गले में अटका रहता है। करीब 1 घंटे बाद जब सारे टेस्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ग्लासेस पहने टेक्निकल डायरेक्टर चिम्मो के पास आता है और उसे फ्रेशली प्रिंटेड रिपोर्ट थमाता है, जिस पर चेन्मो उस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। वह बहुत स्लोली पढ़ रहा होता है और मेरी पैम्स लगातार स्वेट कर रही होती हैं। आखिरकार वह रिपोर्ट नीचे रखता है और शार्प नजरों से मुझे देखते हुए कहता है, बॉस फू, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मिरेकल क्रिएट किया है। चाहे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या डिजाइन कॉन्सेप्ट, तुम्हारा होटल हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर निकला है। खासकर साउंड प्रूफिंग, इंडोर नॉइज को 40 डेसिबल से नीचे रखना काफी रिमार्केबल है। ये सुनते ही मेरा दिमाग फाइनली रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इसी साउंड प्रूफिंग इफेक्ट के लिए हमने उन टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव फाइन डेकोरेशंस को छोड़ दिया था, और अब उसे देखकर लग रहा था कि यह सैक्रिफाइस पूरी तरह वर्थ इट था। लेकिन तभी चेन्मो अचानक टॉपिक बदलते हुए कहता है, हाउएवर, तुम्हारा होटल अभी सिर्फ हाफ फिनिश्ड है। कई सपोर्टिंग फैसिलिटीज अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए टेक्निकली ये अभी हमारी कोऑपरेशन कमिटमेंट मीट नहीं करता। ये सुनकर मैं डीप ब्रेथ लेता हूं और अपना बैकअप प्लान बताने ही वाला होता हूं, लेकिन तभी चिम्मो अचानक स्माइल कर देता है। फिर वह कहता है, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम पर गैम्बल करूंगा। इतना कहकर वह अपने ब्रीफकेस से 2 डॉक्यूमेंट्स निकालता है। पहला था होटल कोऑपरेशन लेटर ऑन इंटेंट और दूसरा था प्राइवेट एंजल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिस पर चिम्मो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, यह लेटर ऑन इंटेंट हम अभी साइन कर सकते हैं। यह चाइना साउथर्न एयरलाइंस की ऑफिशियल स्टैंड रिप्रेजेंट करेगा और इससे तुम्हें काफी एक्सटर्नल प्रेशर रजिस्ट करने में मदद मिलेगी। फिर वह दूसरा डॉक्यूमेंट मेरी तरफ सरकाते हुए कहता है, और ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, ये मेरी वाइफ के नाम से तुम्हारे होटल में 1 मिलियन का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ताकि तुम करंट डिफिकल्टीज पार करके होटल पूरी तरह कंप्लीट कर सको। मुझे तुम्हारे शेयर्स नहीं चाहिए, इसे सिर्फ लोन समझो। जब होटल प्रॉफिटेबल हो जाए तब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे इस तरह सपोर्ट करेगा। जिस पर मैं ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछता हूँ, वाई? चो धीरे से टी सिप करता है, दूर देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अपने यंगर सेल्फ की शैडो देखता हूँ। कुछ भी ना होते हुए भी पूरी दुनिया से वॉर डिक्लेयर करने की हिम्मत। आजकल ऐसे यंग लोग बहुत कम
कम बचे हैं और मैं तुम्हारा ड्रीम डर्टी कैपिटल के हाथों क्रेडल में ही मरते नहीं देखना चाहता। यह सुनते ही मेरी आंखें गर्म हो जाती हैं। मैं तुरंत खड़ा होकर उसे डीप बॉ करता हूं और कहता हूं, मैनेजर चैन, थैंक यू। मैं फूटिंग स्वेयर करता हूं कि मैं कभी भी आपके ट्रस्ट को बेट्रे नहीं करूंगा। उसी दोपहर अपने हाफ फिनिश्ड होटल की रूफटॉप पर खड़े होकर मैं उस $1 मिलियन एग्रीमेंट पर साइन करता हूं। लेकिन ठीक उसी मोमेंट मेरे फोन पर सुआन का मैसेज आता है। जिबो चांग ने सेकेंडरी मार्केट में हमारे बैंक शेयर्स की होस्टाइल टेकओवर शुरू कर दी है। वह मुझे फोर्सफुली स्टेप डाउन करवाना चाहता है। यह मैसेज पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर आइस वाटर डाल दिया हो, क्योंकि मुझे साफ समझ आ जाता है कि सुआन सिर्फ मेरी वजह से टारगेट बन चुकी है। जिस पर मैं तुरंत सुआन को कॉल लगाता हूं। फोन काफी देर तक रिंग होता रहता है, फिर आखिरकार उठता है। सुआन बेहद एग्जॉस्टेड वॉइस में कहती है, अकिन मैं अभी मीटिंग में हूं, जल्दी बोलो। मैं तुरंत पूछता हूं, तुम कैसी हो? लेकिन सुआन बीच में ही इंटरप्ट करते हुए फेक रिलैक्स्ड टोन में कहती है, मैं ठीक हूं, ये बिजनेस वर्ल्ड के नॉर्मल गेम्स हैं, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी, बस तुम अपना होटल कंप्लीट करो, वही मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट होगी। जिबो चोंग जैसे लोग प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो यह प्रूव करेगा कि मेरा इनिशियल जजमेंट सही था। तब बैंक बोर्ड के वो ओल्ड गीजर्स कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं समझ रहा था कि वह सिर्फ मुझे कंफर्ट कर रही है। असल में जिबो चोंग अपनी मैसिव कैपिटल से पूरे बैंक पर प्रेशर डाल रहा था ताकि वो लोग सुआन को सैक्रिफाइस कर दें, क्योंकि उसी ने मेरा लोन अप्रूव किया था। मैं फोन पर धीरे से कहता हूं, सुआन, आई एम सॉरी। फोन के दूसरी तरफ वो कुछ पल के लिए चुप रहती है, जिस पर फिर मुझे दिलासा देते हुए कहती है, हम दोस्त हैं, मैंने तुम्हारी मदद किसी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से की है। इतना ज्यादा मत सोचो, बस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। याद रखना, अगर तुम जीते तो हम सब जीतेंगे। यह कहकर वो बोलती है, अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। जिसके बाद मैं फोन काट देता हूँ। उसके ट्रस्ट भरे शब्द मेरे दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह असर कर रहे थे। मैं हार नहीं सकता था, सिर्फ अपने होटल की वजह से नहीं बल्कि सुआंग के फ्यूचर और चिन के ट्रस्ट की वजह से भी। इसके बाद मैं वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता हूं, जहां अंकल जियाओ और बाकी वर्कर्स बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो मुझे देखते हैं, सब चिंता भरे अंदाज में पूछते हैं, चाइना साउथर्न एयरलाइंस वालों ने क्या कहा? जिस पर मैं अपने सारे इमोशंस छुपाकर चेहरे पर मुस्कान लाता हूं और कहता हूं, वो लोग काफी सेटिस्फाइड हैं, वो हमारे साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने वाले हैं। यह सुनते ही पूरी साइट पर खुशी की आवाजें गूंजने लगती हैं। पिछले कई दिनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। मैं उनके सीधे साधे और ईमानदार मुस्कानों को देखता हूं, जिस पर उसी वक्त अनाउंस करता हूं कि जितने वर्कर्स ने ओवरटाइम करके काम पूरा किया है उन सबको इस महीने डबल पे मिलेगा, और एयरपोर्ट स्टाफ जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें 1000 यूएन बोनस दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन चेनमो मेरे अकाउंट में पूरे 1 मिलियन यूएन ट्रांसफर कर देती है, जिसके साथ ही चाइना साउथर्न एयरलाइंस के लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से स्टैम्प्ड लेटर ऑफ इंटेंट की स्कैन कॉपी भी भेज दी जाती है। अब चाइना साउथर्न एयरलाइंस के ऑफिशियल एंडोर्समेंट के बाद मिस्टीरियस बैकग्राउंड और इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली सारी अफवाहें अपने आप टूटने लगती हैं। इसके बाद मैं चो को कॉल करता हूं और कहता हूं, डायरेक्टर क्विन, मैं एयरपोर्ट कमांड सेंटर के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करना चाहता हूं। जिस पर चो कुछ देर के लिए चुप पड़ जाता है और पूछता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में? मैं तुरंत उसे समझाता हूं, क्लाउड होटल की ऑफिशियल अनवेलिंग के बारे में और एयरपोर्ट व चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ हमारी ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप के फ्यूचर के बारे में। मैं चाहता हूं कि सिटी और प्रोविंस के सभी बड़े मीडिया रिपोर्टर्स वहां मौजूद रहें। इससे होटल की पूरी कहानी सबके सामने क्लियर हो जाएगी और चाइना साउथर्न एयरलाइंस के साथ हुए एग्रीमेंट और सारे लीगल प्रोसीजर्स भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। यह सुनकर टींगो तुरंत मेरी इंटेंशन समझ जाता है और कहता है, तुम उनके मोमेंटम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो और पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह पलटना चाहते हो। जिस पर मैं एक एक शब्द साफ तरीके से बोलता हूं, हाँ, अब मैं उनसे हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहता। जब वो मुझे फेमस बनाना ही चाहते हैं तो फिर मैं पूरी तरह फेमस बनूंगा। फोन के दूसरी तरफ चिंगशो काफी देर तक सोचता रहता है, क्योंकि यह उसके लिए भी एक रिस्क था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदारी उसे भी उठानी पड़ती। आखिरकार वो फैसला लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। एयरपोर्ट को तुम्हारे जैसे पार्टनर की जरूरत है और अनिंग टाउन के डेवलपमेंट को भी ऐसी वाइटलिटी चाहिए। मैं रिपोर्टर्स को कांटेक्ट कर देता हूं। एयरपोर्ट कमांड सेंटर का कॉन्फ्रेंस रूम अब से 3 दिन बाद के लिए फिक्स है। फुकविंग, चलो मिलकर एक शानदार टर्न अराउंड बैटल लड़ते हैं। इसके बाद देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। जिंशो की कनेक्शंस काफी स्ट्रांग थी। उसने सिटी के लगभग सभी बड़े मीडिया हाउसेस को इनवाइट कर लिया था। सुबह ठीक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली शुरू होती है, जिस पर मैं गहरी सांस लेकर पोडियम तक जाता हूं और बोलना शुरू करता हूं। मीडिया के दोस्तों, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, आप सभी को हेलो। मेरा नाम फ्यूइन है और मैं क्लाउड होटल का फाउंडर हूं। मुझे पता है कि हाल के दिनों में मेरे और इस होटल को लेकर ऑनलाइन काफी रूमर्स फैलाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मिस्टीरियस हूं, कुछ कहते हैं कि मेरे फंड्स का सोर्स अननोन है और कुछ लोग इस बिल्डिंग को एयरपोर्ट के पास बना कैंसर तक कहते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मैं बस अनिंग टाउन का एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत पहले गुजर गए थे और मेरे लिए ये पुराना घर छोड़ गए थे। जब पूरा टाउन डेमोलिश हो रहा था और सिर्फ मेरा घर रेड लाइन के बाहर बचा था, तब मैंने ना रोया और ना शिकायत की। मुझे बस ऐसा लगा कि फेट ने मुझे यहाँ किसी रीजन की वजह से छोड़ा है। इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स की छोड़ी हुई सारी इनहेरिटेंस निकाल दी, फिर बैंक से 3 लाख का लोन लिया और समहाउ 5 लाख येन स्टार्टअप कैपिटल जुटाया। जिसके बाद मैंने इस पुराने घर को तोड़कर दोबारा बनाया। मैं इसे एक अबैंडन्ड हाउस से बदलकर ऐसा होटल बनाना चाहता था जो नए एयरपोर्ट को सर्व कर सके। मैंने इसका नाम क्लाउड रखा क्योंकि मैं चाहता था कि यह किसी एयरप्लेन की तरह क्लाउड्स और ऊंचे फ्यूचर की तरफ सोयर करे। मेरी आवाज पूरी तरह काम रहती है। मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा था, बल्कि बस सच्चाई बता रहा था। एक ऐसे यंग मैन की कहानी जो अपनी ताकत से अपना घर बचाना चाहता था और अपने ड्रीम्स को चेस कर रहा था। धीरे धीरे पूरा वेन्यू शांत होने लगता है। कई रिपोर्टर्स अपने पेन नीचे रख देते हैं और चुपचाप मेरी बात सुनने लगते हैं। मैं आगे कहता हूं, मेरी फंडिंग
बिलिंग का हर पेनी पूरी तरह क्लीन है। जिसने मुझे लोन दिया वो बैंक फ्रेंड आज सिर्फ अपनी प्रोफेशनलिज्म और इंटीग्रिटी की वजह से फॉल्स एक्सेशन झेल रही है। ये कहते हुए मैं ऑडियंस में बैठी सुआन की तरफ देखता हूँ। वो एक कोने में बैठी थी और उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। फिर मैं कहता हूँ, मेरे कंस्ट्रक्शन का हर कदम लीगल और कंप्लाइंट रहा है। जिस पर एयरपोर्ट हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर चिन, जिन्होंने प्रोजेक्ट क्वालिटी सुपरवाइज की थी, मेरी तरफ सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में एनकरेजमेंट साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं बोलता हूँ, और मेरा फ्यूचर किसी ट्यूमर की तरह नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही चाइना साउथर्न एयरलाइंस की मैनेजर चिनमो के साथ प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच चुका हूं। यह कहते हुए मैं पीछे लगे बैकड्रॉप और दीवार पर टंगे लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ इशारा करता हूं। फ्यूचर में यह जगह चाइना साउथर्न एयरलाइंस क्रू मेंबर्स के लिए सबसे वार्म हेवन बनेगी। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, पूरा वेन्यू अचानक हंगामे से भर जाता है। चाइना साउथर्न एयरलाइंस के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप यह आज की सबसे बड़ी खबर थी। उस डॉक्यूमेंट के सामने सारे डाउट्स फीके और कमजोर लगने लगे थे। इसके बाद मैं फ्रंट रो में बैठे अंकल जाऊं और फोरमैन जंग की तरफ इशारा करके साफ शब्दों में कहता हूं, हो सकता है मेरे पास कोई बड़ा बैकग्राउंड या बैकिंग ना हो, लेकिन मेरे पास अपने होम टाउन के लिए कुछ करने का दिल जरूर है। मुझे सपोर्ट करती है यह जमीन जिससे मैं प्यार करता हूं, वो लीडर्स जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्टनर्स जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और वो वर्कर्स जो मेरे साथ खून और पसीना बहा रहे हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस Q&A सेशन में एंटर करती है। तभी एक मेल रिपोर्टर खड़ा होकर तेज आवाज में पूछता है, मिस्टर फू, आपने अभी कहा कि आपकी बैंक फ्रेंड को आपकी वजह से सप्रेस किया जा रहा है। जहां तक मुझे पता है, हाल ही में हायू कैपिटल नाम की कंपनी आपकी फ्रेंड के बैंक पर होस्टाइल टेकओवर कर रही है, और ऑनलाइन आपको बदनाम करने वाले सेल्फ मीडिया अकाउंट्स के पीछे भी हायू कैपिटल का शैडो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि यह सब आपको टारगेट करने वाला मैलिशियस कमर्शियल एक्ट है? यह सुनते ही पूरे वेन्यू की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं, जिस पर मैं कुछ पल चुप रहता हूं, फिर साफ आवाज में जवाब देता हूं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वैल्यू देखते हैं और उसे क्रिएट और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ लूटना और डिस्ट्रॉय करना जानते हैं ताकि आखिर में सब कुछ खुद ले सकें। हम क्रिएटर्स का हमेशा वेलकम करेंगे, लेकिन उन ग्रीडी प्लंडरर्स के लिए हमारे दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। फिर मैं आगे कहता हूं, मुझे यकीन है कि सूरज की रोशनी के नीचे हर स्कीम और हर ट्रिक एक दिन जरूर सामने आएगी। जैसे ही मैं यह बात खत्म करता हूं, पूरा वेन्यू जोरदार तालियों से गूंज उठता है। उसी दोपहर क्लाउड होटल की खबर सिटी के सभी मेजर मीडिया फ्रंट पेजेस पर छा जाती है। अब मेरी इमेज किसी कंट्रोवर्शियल नेल हाउस ओनर की नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी एंटरप्रेन्योरियल पायनियर की बन चुकी थी। एक ऐसा इंडिपेंडेंट, टफ और आउटस्टैंडिंग यंग मैन जिसने अनफेयर फेट और कैपिटल के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के सिर्फ दूसरे दिन ही नई मुसीबत आ जाती है। सुबह सुबह सेक्रेटरी जब भागते हुए मेरे पास आता है और चिल्लाकर कहता है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, क्या हुआ? वो घबराकर कहता है, होटल का वाटर सप्लाई कट कर दिया गया है। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। मैं तुरंत पूछता हूँ, क्या हुआ? हमने वाटर बिल टाइम पर पे नहीं किया था क्या? जिस पर अंकल जाओ तुरंत जवाब देता है, किया था, लेकिन टाउन वाटर प्लांट वालों का कहना है कि हमारे एरिया की मेन पाइपलाइन रिपेयर के लिए एक हफ्ते तक बंद रहेगी। यह लोकल पुलिस का सबसे कॉमन डर्टी ट्रिक था। बिना पानी के होटल का फाइनल रेनोवेशन वर्क पूरी तरह रुक जाता, और उससे भी बुरी बात, हमारा बिजनेस नॉर्मली ऑपरेट ही नहीं कर पाता। मैं तुरंत अंकल चिन के बारे में सोचता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कॉल करता, तभी एक अनएक्सपेक्टेड आदमी मेरे दरवाजे पर आ पहुंचता है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम वोंग व्यू है, मैं पहले होंगू ग्रुप का चेयरमैन हुआ करता था। होंगू ग्रुप, ये नाम मुझे थोड़ा फेमिलियर लगता है। शायद ये सिटी की कभी बहुत फेमस रियल एस्टेट कंपनी थी, लेकिन मैंने सुना था कि कुछ साल पहले कैपिटल चेन टूटने की वजह से यह ओवरनाइट बैंकक्रप्ट हो गई थी। जिस पर वी गो मुझे बेहद कॉम्प्लेक्स नजरों से देखता है और कहता है, मैं आज यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हायू कैपिटल का बॉस जिसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया है, जिरबुचोंग, वही आदमी है जिसने बिल्कुल इसी तरीके से मुझे भी बर्बाद किया था। यह सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि मेरे सामने खड़ा आदमी कोई एनिमी नहीं, बल्कि मेरा नेचुरल एलाय है। जिस पर मैं क्यूरियोसिटी के साथ पूछता हूँ, चेयरमैन वोंग, आखिर हुआ क्या था? जिसके बाद वो दर्द भरी यादों में खो जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर रहा था। मैंने अपनी पूरी नेटवर्थ उसमें लगा दी थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तभी जीबी सामने आया। फिर वो किसी सेवर की तरह दिखावा करते हुए आया और 30% से भी कम कीमत पर मेरे सारे शेयर्स और लगभग तैयार प्रोजेक्ट को खरीद लिया। देखते ही देखते मैं बिलियनियर से कर्ज में डूबा हुआ एक गरीब आदमी बन गया। वो की कहानी और जो कुछ मैं अभी फेस कर रहा था, दोनों में खतरनाक समानता थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका एंडिंग कहीं ज्यादा ट्रैजिक था। इसके बाद वो अपने ब्रीफ केस डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल निकालता है और कहता है, मैं इतने सालों से उसके क्राइम्स के एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ। जिबॉक बहुत रूथलेस आदमी है, लेकिन उतना ही ओवर कॉन्फिडेंट भी। उसके कई शेडी डील्स के ट्रेस अभी भी मौजूद हैं। ये सब ओवरसीज शेल कंपनीज के जरिए किए गए थे। उसे लगा कि कोई कभी पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन जो इंसान इतने सालों से उसके लिए यह सब ऑपरेट कर रहा था, वो असल में मेरा प्लांटेड इनसाइडर था। ये कहते हुए वो एक एक डॉक्यूमेंट मेरी तरफ बढ़ाता है। ये उसके टैक्स इवेजन के एविडेंस हैं, ये इलीगल एसेट ट्रांसफर के प्रूफ हैं, और ये ब्रेबरी के रिकॉर्ड्स। इनमें से कोई एक भी उसे खत्म करने के लिए काफी है। मैं उन डॉक्यूमेंट्स को देखता हूं जिस पर मेरी सांसें भारी होने लगती हैं। ये सिर्फ पेपर्स नहीं थे, ये साफ तौर पर एक ऐसी हंटिंग राइफल थी जो सीधे जिबोचोंग को खत्म कर सकती थी। जिस पर मैं उत्सुकता से पूछता हूं, चेयरमैन वोंग, अगर आपके पास इतना सब कुछ था तो आपने उसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? यह सुनकर वो कड़वी मुस्कान देता है और सिर हिलाते हुए कह रहा है, कोई फायदा नहीं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जिबो की कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है। मेरे जैसा बैंकर एप्ट बूढ़ा आदमी कोई वेव क्रिएट नहीं कर सकता। ये सारे मटेरियल्स हर बार सबमिट करने के बाद गायब हो जाते थे। इसके बाद वो सिर उठाकर मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो कहता है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, चाइना साउथर्न एयरलाइंस का बैकिंग है, तुम्हारे पास वो अटेंशन और इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे हाथों में ये बस स्क्रैप आयरन है, लेकिन तुम्हारे हाथों में यही चीज ड्रैगन का सिर काट सकती है। यह सुनते ही मेरे हाथ हल्के कांपते हैं। जब मैं उन भारी डॉक्यूमेंट्स को पकड़ता हूँ, मुझे समझ आ जाता है वह यहाँ मुझसे मदद मांगने नहीं आया था, वो अपने रिवेंज की उम्मीद मुझे सौंपने आया था। उसी वक्त टीनो का कॉल आता है। फोन पर वो कहता है, मुझे वाटर शट ऑफ के बारे में पता चल गया है। मैंने अभी सिटी लीडर्स को इन्फॉर्म किया है और मेयर इस बात पर फ्यूरियस है। वो खुद इस मैटर को देख रहा है। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वाटर और पावर दोनों वापस नॉर्मल हो जाएंगे। और एक और बात, म्यूनिसिपल डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन टीम पहले ही अनिंग टाउन पहुंच चुकी है। सबसे पहले वो जोंग डेटियन को समन करने वाले हैं। मेरे हाथों में डॉक्यूमेंट्स थे और कानों में चिंगू की आवाज गूंज रही थी, जिस पर मेरे अंदर इमोशंस का अजीब मिक्स बनने लगता है। मुझे पता चल चुका था कि अब काउंटर अटैक का समय आ गया है। मैं सिर उठाकर बेहद फर्म नजरों से सामने देखता हूं और धीरे से कहता हूं, यह ब्लेड मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं, जस्टिस चाहे देर से आए लेकिन कभी एब्सेंट नहीं होगा। डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन टीम के अनिंग टाउन पहुंचने की खबर वाटर शट ऑफ नोटिस से भी ज्यादा तेजी से फैल जाती है। जंग डेटियन को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जहां पूरे 5 घंटे तक उससे इंटरोगेशन किया जाता है। जब वो बाहर निकलता है तब उसका पहले वाला एरोगेंट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड पूरी तरह गायब हो चुका था। और ठीक आधे घंटे बाद मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के फैसेट से दोबारा साफ पानी बहने लगता है। उस रात मैं खुद को ऑफिस में बंद कर लेता हूं और वोंग वयो द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को बार बार ध्यान से पढ़ता हूं। जिबोचोंग के क्राइम्स मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शॉकिंग थे। टैक्स इवेजन, इलीगल एसेट ट्रांसफर, ब्राइबरी, हर एक क्राइम उसे लाइफ टाइम प्रिजन भेजने के लिए काफी था। लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंप देना काफी नहीं होगा। गिबोच की फाउंडेशन बहुत डीप थी और उसका नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स। मुझे ऐसा तरीका इस्तेमाल करना था जिससे उसे पूरी तरह नेल डाउन किया जा सके और उसके पास बच निकलने का कोई मौका न रहे। जिस पर मैं तुरंत सुआन को कॉल करता हूं और कहता हूं, सुआन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी एब्सोल्युटली रिलायबल और इन्फ्लुएंशियल प्रोविंशियल मीडिया आउटलेट से कांटेक्ट करवाओ। यह सुनते ही सुआन मेरी इंटेंशन समझ जाती है और पूछती है, तुम इसे डिटोनेट करना चाहते हो? मैं खिड़की से बाहर जंग डकियन की ऑफिस बिल्डिंग को देखता हूं, जो रात के अंधेरे में पूरी तरह पिच ब्लैक दिखाई दे रही थी। जिस पर मैं जवाब देता हूं, नहीं, मैं उसे ट्रायल पर चढ़ाना चाहता हूं। इसके बाद सुआन मुझे बताती है, प्रोविंशियल टीवी स्टेशन के फोकस ट्रैकिंग प्रोग्राम का एक प्रोड्यूसर मेरा कॉलेज सीनियर है। वो बहुत अपराइट इंसान है और कैपिटल मार्केट की शेडी डील्स से सबसे ज्यादा नफरत करता है। उनका प्रोग्राम पूरे प्रोविंस का हाईएस्ट रेटेड इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री शो है। जिस पर भी वो लोग टारगेट करते हैं, उसका या तो करियर खत्म हो जाता है या जिंदगी बर्बाद। यह सुनकर मुझे यकीन हो जाता है कि यही सही इंसान है। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के उस बड़े बंडल में से एक पेपर निकालता हूं। उसमें साफ रिकॉर्ड था कि जिबोचांग ओवरसीज शेल कंपनीज के जरिए स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करके इलीगल प्रॉफिट्स कमा रहा था। लेकिन मैं अपने सारे कार्ड्स एक साथ रिवील नहीं करता, क्योंकि जिबोचांग जैसे ओल्ड फॉक्स को खत्म करने के लिए उसकी डिस्गाइज को ऑनियन की तरह लेयर बाय लेयर पील करना जरूरी था, ताकि वो एंडलेस टॉर्मेंट और फियर फील कर सके। फिर मैं एनक्रिप्टेड ईमेल के जरिए सारी इंफॉर्मेशन फोकस ट्रैकिंग प्रोग्राम को भेज देता हूं। मैं अपना नाम रिवील नहीं करता और ईमेल के आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखता हूं, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। 2 दिन बाद प्रोविंशियल टीवी स्टेशन का फोकस ट्रैकिंग प्रोग्राम टाइम पर एयर होता है। इस एपिसोड का टाइटल था हाईली इंपैक्ट 10 बिलियन कैपिटल कॉन्स्पिरेसी, जी बोझ हिडन वेल्थ एम्पायर। डिटेल्ड डेटा और अनोनिमस एक्सपर्ट इंटरव्यूज के जरिए प्रोग्राम मेरी दी हुई एविडेंस को केयरफुली एक्सपोज करता है और पूरे प्रोविंस के मिलियंस व्यूअर्स के सामने सारी सच्चाई खोल कर रख देता है। होस्ट ठंडी आवाज में सवाल करता है, हमारा कैपिटल मार्केट कुछ लोगों के लिए लॉलेस एटीएम क्यों बन चुका है? हमारा रेगुलेटरी सिस्टम ऐसे इलीगल एक्ट्स पर आंखें क्यों बंद किए बैठा है? यह सुनते ही मुझे समझ आ जाता है कि जिबोचान का डूमसडे शुरू हो चुका है। उसी रात हायू कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट एंग्री इन्वेस्टर्स की ट्रैफिक की वजह से क्रैश हो जाती है। अगले दिन मार्केट खुलते ही हायू कैपिटल का स्टॉक लिमिट डाउन हिट कर देता है। सेल ऑर्डर्स की इतनी बड़ी वॉल खड़ी हो जाती है कि किसी के लिए एस्केप करना इंपॉसिबल हो जाता है। जिबो का फोन लगातार बजने लगता है। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई गालियां दे रहा था, तो कोई इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहा था। लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने लगते हैं। उसका सालों से बनाया हुआ कमर्शियल एम्पायर सिर्फ एक छोटे से वीकेंड के बाद कोलैप्स होने के साइंस दिखाने लगता है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा झटका अनिंग टाउन के झूंग डेटियन की तरफ से आता है। आइसोलेशन के तीसरे दिन आखिरकार वो प्रेशर सहने नहीं पाता और जिबोचोंग का नाम उगल देता है। वो कन्फेस करता है कि कैसे उसने जिबोचोंग के साथ मिलकर मेरी जमीन हड़पने की प्लानिंग की थी, कितनी ब्राइज ली थी और उसके लिए कितने डर्टी डीड्स किए थे। जिस पर इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत अनिंग एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड तक पहुंच जाती है, जिसे उसने जिबोचन के छोटे भाई के साथ मिलकर खोला था। आखिरकार जुंगेन को ऑफिशियली जुडिशियल अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है। उस रात काम जल्दी खत्म हो गया था। सारे वर्कर्स अपने डॉर्म्स में वापस जा चुके थे, लेकिन क्योंकि मुझे नई डेकोरेशन मटेरियल्स की बैच चेक करनी थी, इसलिए मैं ऑफिस में बैठकर अकाउंट्स देख रहा था। अंकल जाओ मेरी चिंता की वजह से मेरे साथ रुक जाता है। वो बाहर हो रही तेज बारिश को देखकर चिंतित आवाज में कहता है, आएंग, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे भी अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और नाइट ड्यूटी वाला सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे अंदर भागते हुए आता है। वो चीख कर कहता है, बॉस जाओ, कैप्टन जाओ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हथियार लेकर कुछ लोग अंदर घुस आए हैं। वो सामने जो भी आ रहा है सब तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। यह सुनते ही अंकल जाओ तुरंत खड़ा हो जाता है। वो कोने में रखी शवेल उठाता है और गुस्से में चिल्लाता है, इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग मौत को बुला रहे हैं। यह देखकर मेरा दिल डूब जाता है, लेकिन मैं खुद को जल्दी काम कर लेता हूँ। फिर मैं अंकल जाओ से कहता हूँ, पुलिस को कॉल करो। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड कांपती आवाज में कहता है, बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने सारे फोन तोड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी कंस्ट्रक्शन साइट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यह सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि इस बार जी बोझान पूरी तरह सीरियस हो चुका है। ये कोई स्ट्रीट थग्स नहीं थे, बल्कि प्रोफेशनल गन्स थे। उनका मकसद मैक्सिमम डैमेज करना था और सबसे बड़ा सेफ्टी इंसिडेंट क्रिएट करना था। अगर
कंस्ट्रक्शन साइट डिस्ट्रॉय हो जाती या किसी की जान चली जाती तो मेरा होटल प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाता, जिस पर मैं तुरंत फैसला लेते हुए कहता हूँ, अंकल जफ, कुछ लोगों को लेकर मेन गेट गार्ड करो, उनसे सीधी फाइट मत करना, बस उन्हें स्टॉल करना। यह सुनकर अंकल जफ पूछता है, आउटिंग और तुम? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, मैं हेल्प लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ जहाँ होटल बिल्डिंग की तरफ से लगातार स्मशिंग की आवाजें और आरोगेंट गालियां सुनाई दे रही थीं। एक दर्जन से भी ज्यादा काले साए हाथों में माचेटेज और आयरन पाइप्स लेकर पागलों की तरह सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे। मैंने जो ग्लास कर्टेन वॉल अभी हाल ही में इंस्टॉल करवाई थी वो भी उनकी मार से चकनाचूर हो रही थी। तभी अचानक मेरे पीछे से ब्लिंडिंग हेडलाइट्स चमकती हैं और एक बिना नंबर वाली ब्लैक वैन पूरी स्पीड में सीधे मेरी तरफ दौड़ती चली आती है। वो लोग मुझे कुचल देना चाहते थे। उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड फोरमैन जंग साइड से छलांग लगाकर मुझे जोर से धक्का देता है और चिल्लाता है, बॉस भागो, जिस पर उसका शरीर किसी फटे हुए बोरे की तरह हवा में उछल जाता है। लेकिन वैन एक पल के लिए भी नहीं रुकती और स्पीड बढ़ाते हुए अंधेरी बारिश भरी रात में गायब हो जाती है। यह देखकर मैं बारिश के बीच पूरी ताकत से चीखता हूं और लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ भागता हूं। ब्रोदर जंग। वो कमजोर नजरों से मेरी तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी। वो धीमी आवाज में कहता है, जल्दी जाओ। मेरे आंसू बारिश में मिल जाते हैं और मेरी नजरें धुंधली होने लगती हैं, जिस पर मैं कांपती आवाज में कहता हूं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो अंकल एक्स और बाकी लोगों का क्या होगा? अगर मैं वहां से भाग जाता तो ब्रदर जंग का बहाया हुआ खून बेकार चला जाता। उसी पल मेरे दिल की गहराई से एक ऐसा गुस्सा और मर्डरर इंटेंट उठता है जैसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। मैं सिर उठाकर उन थग्स को देखता हूं जो अभी भी होटल में तोड़फोड़ कर रहे थे। मेरी आंखें अंटार्कटिक आइस की तरह ठंडी हो चुकी थीं। इसके बाद मैं अपनी कार की तरफ नहीं जाता, बल्कि मुड़कर कंस्ट्रक्शन साइट के कोने में खड़े आइडल बुलडोजर की तरफ दौड़ पड़ता हूं। बॉस जंग ने पहले मुझे इस स्टील मॉन्स्टर को चलाना सिखाया था। मैं उसे स्टार्ट करता हूं, जिसके साथ ही वह स्टील बीस्ट बारिश भरी रात में जाग उठता है और डीफेनिंग रोअर निकालता है। यह सुनते ही सारे थग्स डरकर रुक जाते हैं। फिर मैं बुलडोजर को धीरे धीरे लेकिन अनस्टॉपेबल कोर्सिशन के साथ उनकी तरफ बढ़ाना शुरू करता हूं। एक थग डर के मारे चिल्लाता है, पाए के पागल है ये गन है, ये आदमी पूरी तरह मैडमैन है, जिस पर सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग डर के मारे चारों तरफ भागने लगते हैं। लेकिन मैं उनका पीछा नहीं करता। तभी अचानक रेड और ब्लू लाइट्स चमकाती हुई एक दर्जन से ज्यादा पुलिस कार्स बारिश को चीरते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में घुस आती हैं। पहली कार से चिंगो और सुआन तेजी से नीचे उतरते हैं। वो बॉस जेंग को खून में लथपथ पड़े देखते हैं, चारों तरफ फैला हुआ डिस्ट्रक्शन देखते हैं और फिर बुलडोजर के केबिन में बैठे मुझे देखते हैं, जिस पर सुआन भागते हुए बुलडोजर के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, एंग तुम ठीक हो ना? जल्दी नीचे आओ। मैं ऊंच केबिन से कूदता हूं और भारी आवाज के साथ सीधे उसके आर्म्स में गिर जाता हूं। फिर टूटती आवाज में कहता हूं, सुआन। वो लोग मुझे मार नहीं पाए। यह सुनकर सुआन मुझे कसकर पकड़ लेती है और भावुक होकर कहती है, मुझे पता है, अब सब ठीक है, सब खत्म हो गया। लेकिन मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आज की रात के बाद यह मेरे और जिब्बो जंग के बीच मौत तक चलने वाली लड़ाई बन चुकी थी। बॉस जंग को सिटी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी।